मित्रों, आज के लेक्चर के अंतर्गत हम ज्योग्राफी के विषय में समझेंगे। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि मैं इससे पहले आपको ऑलरेडी लगभग 15 जो क्लासें हैं या लेक्चर हैं कंप्लीट करा दिए थे। इसके अंतर्गत आप जानते हो कि जो भी सौरमंडल है उससे संबंधित गतिविधियाँ जो होती थी उसके रेलिवेंट में, जो नेचुरल रूप से उसके विषय में मैंने कंप्लीट कराया था। आज का जो लेक्चर है वो है वायुमंडल के संदर्भ में, कि जो हमारा वायुमंडल है, वायुमंडल की क्या परतें होती हैं, और वायुमंडल की जो परतें आप देखते हो तो उसमें जो बीच बीच में परतें होती हैं तो उनमें जो गतिविधियाँ पाई जाती हैं वो बेसिकली सभी में डिफरेंट होती हैं, राइट। लेकिन आप जानते हो कि डिफरेंट होने का बेसिक रीजन क्या है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी वायुमंडल होता है तो वायुमंडल होता है तो वो नेचुरली रूप से बना होता है। तो उसमें जो गतिविधियां हैं या विभिन्न विभिन्न तरीके से जो उसमें स्थितियां बनती हैं, परिस्थितियां बनती हैं, तो परिस्थितियां बनने के बेसिकली उसमें रीजन होते हैं, तो उन रीजनों को भी हम समझेंगे। साथ ही साथ आप जानते हो कि वायुमंडल जो हमारा बना था तो वो बनने के पीछे क्या कारण थे, इसके पीछे कौन सी ऐसी फिलॉसफी है या कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट तैयार होता है जो हमारे वायुमंडल को एक्चुअल कॉन्सेप्ट में क्लियर बेस करता है कि निश्चित ही ये हमारे वातावरण में जो वर्तमान में विद्यमान है उसके पीछे क्या बेसिक रीजन था, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। तो यह जानकारी जानने के लिए सबसे पहले आप जानते हो कि हमारा जो वायुमंडल है वो ऐसे निर्माण नहीं हुआ है, उसके पीछे एक बहुत बढ़िया फिलॉसफी देखने को मिलती है। वो है आपकी नेहार का सिद्धांत, जो लाप्लास एवं कांट ने दी थी। ओके, तो पहले उसको थोड़ा एक बार समझ लो, वो हम ऑलरेडी आपको कंप्लीट पढ़ा चुके हैं, राइट। कि जो भी ग्रह उपग्रह जो बने हैं वो किस आधार पे बने हैं, तो उनको हमने लाप्लास जो थ्योरी थी उसमें नेहार का सिद्धांत था, तो उसमें हमने बेसिक समझाया था आपको कि कैसे बनी थी। तो थोड़ा अगर उसमें अगर समझना चाहो तो आप ऐसे समझ सकते हो कि जो लाप्लास, थोड़ा हम कॉन्सेप्ट लेते हैं इसका, लाप्लास और कांट का जो सिद्धांत है, राइट। उन्होंने जो निहारका सिद्धांत दिया था तो निहारका के सिद्धांत के आधार पर ही वर्तमान में हमारे यहाँ पर जो वायुमंडल है वो देखने को मिलता है। तो आप पहले ये समझो कि वायुमंडल देखने को तो मिलता है, तो निहारका सिद्धांत से कैसे बना होगा, कैसे बना होगा, तो बनने के पीछे आप पहले इसका निर्माण समझ लीजिए। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए जब निर्माण निहार का जो सिद्धांत है इसमें आप जानते हो कि एक त्रिविम आकार का एक बादल था, राइट। और ये बादल में आप जानते हो ऐसे भी कण मौजूद हैं जो सूक्ष्म कण के हैं, और ऐसे भी हैं जो काफ़ी बड़े हैं, स्थूल कण भी हैं जो विजुअल हैं यानी कि दिखाई पड़ते हैं, विजुअल हैं अर्थात ये दिखाई पड़ते हैं, तो इनको बोलते हैं स्थूल यानी कि बड़े बड़े कण हैं, राइट। बड़े बड़े जिसे हम बोलते हैं पार्थ, ठीक, यानी कि बड़े बड़े कण हैं तो वो हमें दिखाई पड़ते हैं, वो हमें दिखाई पड़ते हैं। और इसी में कुछ ऐसे भी कण मौजूद हैं जो सूक्ष्म हैं, सूक्ष्म कण हैं, राइट। सूक्ष्म कण हैं जो दिखाई नहीं पड़ते हैं, एक्चुअली में ये दिखाई नहीं पड़ते हैं, लेकिन ये तापमान को क्या करते हैं, संकुचित करते हैं, उसमें वृद्धि भी लाते हैं, राइट। तो इनका ये क्लियर बेस इसमें देखने को मिलता है कि ये सूक्ष्म जरूर होते हैं, लेकिन इन पर अगर बल देखोगे तो बल नहीं लगता है, राइट, बल नहीं लगता है। इन पर बल जो लगेगा वो चुंबकीय बल लगेगा, मैग्नेटिक बल लगेगा, राइट। लेकिन जो बड़े बड़े कण होते हैं इन पर आप देखोगे तो गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव देखने को मिल जाएगा, राइट। तो गुरुत्वाकर्षण बल जो लगता है वो एक्चुअली में आप देखोगे जो पदार्थ रूप में जो पदार्थ होता है उसी पे लगता है, राइट। और पदार्थ आप जानते हो कि ये बड़े बड़े मटेरियल से बना होता है, राइट, बड़े बड़े मटेरियल से बना होता है, तो उसे बोलते हैं पदार्थ। पदार्थ में गुरुत्वाकर्षण प्रभाव पड़ता है, जबकि सूक्ष्म जो कण होते हैं, नैनो प्रकृति के जो कण होते हैं, उसमें गुरुत्वाकर्षण प्रभाव नहीं, उसमें मैग्नेटिक बल लगता है और उसमें चुंबकीय बल का प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो गुरुत्वाकर्षण प्रभाव और चुंबकीय प्रभाव दोनों देखने को मिलता है। तो ये एक प्रकार का त्रिविमीय आकार का बादल है, राइट, त्रिविमीय आकार का बादल है। और ये बादल जो है एक्चुअली में कैसा है, ठंडा है, क्योंकि कोई चीज़ अगर फैली होती है, राइट, कोई चीज़ फैली होती है वो एक निश्चित दिशा तक फैलती है, यानी कि कोई चीज़ यहाँ पर अगर आपको हमने कॉस्मिक में पढ़ाया था, तो अगर मान लो कोई ये एक बिंदु है और इस बिंदु अगर ये विस्फोट होता है तो निश्चित रूप से ये विस्तरित करेगा, फैलेगा। तो आप जानते हो यहाँ पे तापमान अधिक होगा, इसका तापमान और कम होगा 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 और कम होगा। तो एक स्थिति ऐसी भी आएगी कि ये तापमान बिल्कुल न्यूट्रल हो जाएगा, अर्थात ठंडा हो जाएगा,
राइट, ठंडा हो जाएगा। फिर ठंडा होने के बाद आप जानते हो कि इसमें जो बीच में जो कण मौजूद होते हैं सूक्ष्म में, तो उसमें आपस में घर्षण होने लगता है, क्रियाशील भी होने लगते हैं, एक्टिवेट होने लगते हैं। तो उसमें क्या होता है, तापमान में थोड़ा थोड़ा वेरिएशन देखने को मिलेगा, लेकिन वो होता ठंडा ही है, ही ठंडा ही है, लेकिन थोड़ा थोड़ा वेरिएशन देखने को मिलेगा, क्योंकि बड़े बड़े पदार्थ हैं, उनमें क्या है, कोई तापमान की वृद्धि देखने को नहीं मिलेगी। इसलिए सूक्ष्म जो कण होते हैं, मैग्नेटिक बल फोर्स होने की वजह से उसमें तापमान है, थोड़ा बहुत वेरिएशन जरूर मिलेगा, लेकिन उतना नहीं मिलेगा जितना कि आप इस बिंदु को देखते हो। तो ऐसे ही कम कम होता चला जाएगा, तो एक समय बाद ये ठंडा होगा और इस प्रकार से ये त्रिविमीय आकार का हो जाएगा। त्रिविमीय आकार का मतलब ऐसे हो जाता है कि इसकी कोई निश्चित गोलाकार नहीं होता, ये गोलाकार नहीं होता, त्रिविमीय आकार का होता है, मतलब टेढ़ा मेढ़ा होता है। तो इसमें फिर क्या होता है कि जैसे ये ठंडा होता है तो फिर ये पुनः सिकुड़ने लगती है। कोई चीज़ देखो फैलती है, ठीक है, तो वो एक निश्चित दिशा तक फैलेगी, एक निश्चित विस्तार तक फैलेगी, एक निश्चित क्षेत्रफल तक फैलेगी। तो इसके बाद में क्या होता है कि वो पुनः सिकुड़ने लगती है, पुनः सिकुड़ने लगती है। तो फिर वो सिकुड़ने के बाद क्या होती है कि एक ऐसी प्रकृति आएगी, वो इतनी गर्म हो जाएगी, यानी कि कोई चीज़ फैलती है तो ठंडी होती है, जब वो सिकुड़ती है तो ओब्वियसली वो क्या होगी, गर्म होगी। और जैसे ही गर्म होती है तो यहाँ पर मौजूदा जो कण होते हैं वो गर्म होने लगते हैं। राइट, ये प्राकृतिक घटना है, तो ये गर्म होने लगेंगे। अब जब ये गर्म होते हैं तो फिर इसमें क्या होता है कि आप जानते हो ऑलरेडी बल लगते ही है, मैग्नेटिक बल है और भी गुरुत्वाकर्षण बल है, तो इन पे फोर्स लगने लगता है। राइट, फोर्स लगने लगता है, और जैसे ही इन पे फोर्स आसपास से लगा तो फिर आप जानते हो कि ये गोल 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 घूमना स्टार्ट कर देगी, और इतना घूमेगी कि इससे जो मौजूदा जो पदार्थ है वो निकल के बाहर जाने लगेंगे। और इससे ही क्या बना है हमारा पूरा सौरमंडल। तो न्यारका आप एक प्रकार का सूर्य समझ लीजिए, जो वर्तमान का सूर्य है वो एक न्यारका सिद्धांत पर ही डिपेंड है। तो इसमें के विषय में हमने पूरी सिद्धांत पढ़ाया था, पूरी थ्योरेटिकल बेस बताया था कि किस प्रकार से हमारे सूर्य का निर्माण होता है। ठीक है, तो सूर्य के विषय में हम ऑलरेडी पढ़ा चुके थे, अब यहाँ पे सूर्य नहीं पढ़ाना है, बस यही है कि थोड़ा यहाँ ये समझ लो, क्योंकि उस आधार जो है वायुमंडल का इसी से जुड़ा हुआ है ना। तो ये इस प्रकार से आप जानते हो कि वायु, जब आप बात ये आती है कि जब ये यहाँ से निकला, राइट, यहाँ से जब निकलता है तो फिर आप जानते हो जो पृथ्वी है वो इस प्रकार से बन गई, पृथ्वी इस प्रकार से बन गई। राइट, पृथ्वी कैसी है, वो इस प्रकार से बन गई। तो पृथ्वी आप जानते हो कि ये हमारे सूर्य से काफ़ी दूर है, तो इसलिए ये पृथ्वी जो है पूर्ण गोलाकार नहीं है। पूर्ण गोलाकार ना होने का बेसिक रीजन कुछ नहीं है, बस रीजन यही है कि ये सूर्य से काफ़ी दूर है। और जो बुध है आपको एक्चुअल पूर्ण गोलाकार देखने को मिलेगा। इसका रीजन यही है कि ये सूर्य के सबसे नज़दीक है और ये इतनी दूर है। राइट, तो ये पूर्ण गोलाकार है, क्योंकि इस पर क्या है, इसका गुरुत्वाकर्षण प्रभाव ज़्यादा पड़ता है, तो ये जो है कहीं चपटा नहीं है, ये पूर्ण गोलाकार है। और ये थोड़ी दूर है तो इस पर जो गुरुत्वाकर्षण प्रभाव है इतना नहीं लगता है, कम लगता है, तो इसकी वजह से ये पूर्ण गोलाकार नहीं हो पाती है। तो आप देखोगे चंद्रमा पूर्ण गोलाकार मिलेगा, कहीं चपटा नहीं मिलेगा। इसका रीजन यही है कि ये पृथ्वी के नज़दीक है, तो पृथ्वी द्वारा इसे क्या है, अपनी ओर आकर्षित किया जा रहा है, ट्रक्स किया जा रहा है, इसलिए ये पूर्ण गोलाकार है। राइट, पूर्ण गोलाकार है। लेकिन ये जो चंद्रमा है ये पृथ्वी से नहीं बना है, ये एक्चुअली में ये सूर्य से ही बना है, ये भी सूर्य से ही बना है। आप जानते हो अगर पृथ्वी से बना होता या किसी वस्तु द्वारा इसे टकराती तो ये बनती, तो ये पूर्ण गोलाकार नहीं होता। पूर्ण गोलाकार होने का रीजन है कि सूर्य से ही बना है, लेकिन ये छोटा है तो इतना दूर फेंक गया, लेकिन ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव में आ गया और ये इसके आसपास घूमने लगा, ऐसे आकर्षित कर लिया। तो आप ऐसे समझ सकते हो। तो इसके लिए कोई एक चंद्रमा की क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं है, किसी भी विद्वान ने या भौतिकी जो शास्त्र हैं उन्होंने कंप्लीट इस पे अपनी थ्योरी नहीं दे पाई है, लेकिन उन्होंने इतना जरूर कहा है कि ये पृथ्वी से, काफ़ी विद्वान पृथ्वी से भी मानते हैं, लेकिन आप एक दिमाग से कॉन्सेप्ट ये खुद सोचिए कि यहाँ पर अगर कोई चीज़ गोलाकार अगर है तो पृथ्वी से कैसे बन सकती है, पृथ्वी से नहीं बन सकती ना। अगर वो पृथ्वी से निकली है कोई चीज़, इसमें अगर आप टकराओगे तो यहाँ से अगर कोई चीज़ टूटती है तो निश्चित ही क्या है, वो गोलाकार नहीं बनेगी ना, वो अनियमिताकार की बन जाएगी। तो फिर ये गोलाकार है ना, तो ये गोलाकार पृथ्वी से नहीं बना है, एक्चुअली में पृथ्वी इसको खींचती है अपने तरफ, खींचती है पृथ्वी इसको, तो इसलिए गोलाकार है, लेकिन ये पृथ्वी से नहीं बना है।
ये या तो किसी अपने अनियमित आकार से घूमता हुआ आया है और ये पृथ्वी ने इसको गुरुत्वाकर्षण से खींच लिया और ये उसके आसपास घूमने लगा। तो ऐसी थ्योरी इसको देखने को मिलती है, राइट। अब बात ये आती है कि यही चीज़ जो है गर्म है। अब ये पृथ्वी जब इससे बनी है, ये सब ग्रह उपग्रह जो बने हैं, तो ये क्या है, जब इससे टूट के बनते हैं तो एकदम ठंडे तो होते नहीं, ये गर्म होते हैं, बहुत गर्म होते हैं। अब ये गर्म होते हैं तो कोई चीज़ आप जानते हो गर्म होती है तो उसमें मौजूद जो पदार्थ होता है, राइट, क्योंकि कोई चीज़ हो, कोई वस्तु हो, अगर वो बनी होती है तो उसका एक अपना द्रव्यमान होता है, उसका भार होता है, सब कुछ होता है। तो वो क्या होता है, समय के साथ आप जानते हो कि कोई चीज़ बनती है, स्टार्टिंग में बनती है तो वो भारी होती है, राइट, वो भारी होती है। भारी का मतलब यहाँ पे आप वेट को मत समझिए, यहाँ पर उसका पदार्थ को समझ लीजिए, ठीक है, पदार्थ को समझिए एक्चुअली में, क्योंकि द्रव्यमान और उसमें अंतर होता है वेट में। तो आप ये चीज़ समझिए कि जैसे ये आती है यहाँ पे नीचे, तो अब ये मान लो कैसी, ये गर्म है तो गर्म है, राइट। अब ये गर्म है तो क्या होगी, ये ठंडी होगी। तो ठंडी तभी होगी जब ये गर्म पदार्थ को क्या करेगी, उत्सर्जित करेगी। अब्जॉर्ब की जगह ये उत्सर्जित करेगी। जब ये उत्सर्जित करेगी तो इसमें जो भी पदार्थ मटेरियल है वो अपने आसपास उत्सर्जित करेगी। उत्सर्जित कर करके ये क्या कर लेगी, अपने को ठंडा, और ये हो जाएगी ठंडी। तो इसमें जो मौजूदा गैसें हैं, इसमें आप बोल जानते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड ले लो, जो भी जितनी भी गैसें हैं वो एक वाष्प के रूप में ऊपर उत्सर्जित हो गई, ऊपर उत्सर्जित हो गई। कार्बन डाइऑक्साइड थी, पहले भी थी, राइट। और जैसे और भी जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, जो भी गैसें हैं ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना से ही उत्सर्जित हुई हैं, इसी से ही बनी है। तो हमारा जो वर्तमान का वायुमंडल जो देखने को मिलता है, ये एक्चुअली में पृथ्वी से निकली हुई गैसें, या हम ऐसे कह सकते हैं कि जो पृथ्वी द्वारा जो व्यवस्थित हुई जो गैसें हैं वो हमारे चारों तरफ एक सामूहिक रूप से फैल गई हैं, और वो पृथ्वी द्वारा निकली गई हैं गैसें हैं, तो इसलिए उनको बोलते हैं एक वायुमंडल। तो वायु एक्चुअली में क्या है, वायु तो गैसों का मिश्रण होता है, उसका कोई निश्चित एक सूत्र नहीं होता है, बस उसमें बहुत सारी गैसें होती हैं, वो गैसें उसमें मिली हुई होती हैं। तो मिक्स गैसों का एक पूरा मिश्रण होता है वायुमंडल, उसमें अलग अलग गैसों का अपना अपना एक अनुपात पाया जाता है। तो आप ये समझ लीजिए कि ये जो गैसें आसपास जो देखने को मिलती हैं अरे वायुमंडल, वो इसी से ही बनी है। इसके बनने का रीजन यही है कि ये गर्म थी, और जब कोई चीज़ गर्म होती है तो फैलती है। तो फैलते का मतलब ये है कि इसमें उपस्थित जो भी मटेरियल था वो जल वाष्प के रूप में उत्सर्जित हो गया, तो एक वाष्प के रूप में उत्सर्जित हुआ है, तो वो क्या है, उत्सर्जित हो गया। आप जानते हो कि कोई भी जैसे कि हमारे यहाँ पे जब आप देखते हो ज्वालामुखी विस्फोट होता है, तो ज्वालामुखी कई तरीके से होता है, दरारीनुमा और भेदननुमा, अलग अलग तरीके से होता है, छिद्रनुमा। तो ये ऐसे करके फैल जाता है, राइट, ऐसे फैलता है। तो आप जानते हो इसमें उपस्थित जो इतनी गैसें होती हैं, इतनी गैसें होती हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सारी गैसें इसमें देखने को मिल जाएगी, मीथेन, ईथेन, तो वो सब क्या है, ऊपर उत्सर्जित हो जाती हैं, वातावरण में फैल जाती हैं, राइट। और वो फिर बाद में क्या हो जाता है, ठंडा, तो ये ठोस हो जाता है बाद में। और इसमें उपस्थित जो भी गैसें हैं वो ऊपर निकल जाती हैं, लेकिन कुछ गैसें रहती हैं, क्योंकि कोई चीज़ ठंडी होती है तो ऐसा नहीं कि पूरी गैस निकल ही जाए, कुछ गैसें रहती हैं। तो इसलिए पृथ्वी के अंदर भी गैसें पाई जाती हैं, पृथ्वी के अंदर भी गैसें पाई जाएंगी। जैसे ऑक्सीजन है, पृथ्वी की सबसे ज़्यादा पाई जाती है, और पदार्थ में अगर लोहा देखा जाए तो सबसे ज़्यादा पाया जाता है आयरन, राइट। तो ठोस में, ठोस की अगर बात की जाए धातु में और अधातु में जैसे गैसें होती हैं तो वो भी पाई जाती हैं, लेकिन पूर्ण रूप से वो उत्सर्जित नहीं होती हैं, क्योंकि कोई चीज़ जब ठंडी होती जाती है तो उसमें उत्सर्जित होने वाली गैसें भी जो हैं वो भी कम होती जाती हैं। जितनी गर्म होगी उतनी ज़्यादा उत्सर्जित होंगी, हल्की होती हैं तो उत्सर्जित होती जाएगी। तो ऐसे आप ये चीज़ें समझ लीजिए कि कोई चीज़ अगर उत्सर्जित हो रही है तो निश्चित रूप से आप देखोगे तो वो चीज़ गर्म है तभी वो उत्सर्जित हो रही है, अदरवाइज उत्सर्जित नहीं होगी, ठीक। अब बात यहाँ ये आती है, बात अब यहाँ ये आती है कि ये गर्म थी, बाद में ये ठंडा हो गई। अब ठंडा तो हो गई, लेकिन इसके बाद में ये भी गैसें इसमें भी उपस्थित हैं, और कुछ गैसें जो थी वो वातावरण में फैल गई। अब वातावरण में फैल गई तो आप एक चीज़ यहाँ देखिए कि मान लो ये हमारी पृथ्वी है, राइट, ये पृथ्वी है, तो कोई चीज़ यहाँ से उत्सर्जित हुई, कोई चीज़ यहाँ से उत्सर्जित हुई। अब क्या होता है कि अब ये चीज़ें उत्सर्जित जैसी हुई, अब ये एक निश्चित समय तक ये ऊपर जाएंगी, एक निश्चित समय तक ऊपर जाएंगी, राइट। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि निश्चित क्षेत्रफल तक या निश्चित डायरेक्शन में ऊपर जाएंगी। तो इसकी भी एक अवधि होती है, एक अवधि नहीं हम कह सकते हैं, इसकी भी एक रेंज होती है, वो रेंज तक वो जाती हैं। अब रेंज तक जाती हैं तो फिर क्या होती है, ये भी आप देखोगे ठंडी हो जाती हैं, भी ठंडी हो जाती हैं, तो फिर इसके ऊपर ये नहीं जा पाती,
नहीं जा पाती। इसका रीज़न यही है कि इसमें जो निकलने वाली भारी गैसें हैं वो नीचे ही रह जाती हैं। ओके, नीचे ही रह जाती हैं। कुछ गैसें ऐसी हैं जो बिल्कुल हल्की हैं। हल्की होने का मतलब है कि उनमें गर्म है, वो तप्त हैं, ज़्यादा से ज़्यादा तप्त हैं, लेकिन वो ऊपर हैं, ऊपर हल्की हैं, उठ के चली जाती हैं। लेकिन कुछ गैसें होती हैं जो भारी नुमा होती हैं, वो ऊपर नहीं जा पाती हैं, तो इस वजह से वो नीचे ही रह जाती हैं। तो आप जानते हो कि हमारा जो वायुमंडल है चारों तरफ का, उसमें जो गैसें देखने को मिलेंगी तो वो एक समय तक ऊपर जाती हैं, एक मतलब एक रेंज तक ऊपर जाएंगी, और एक रेंज तक जाने के बाद ये फिर यहीं तक यथावत रह जाती हैं। राइट, जितनी भी भारी गैसें हैं वो यहीं तक यथावत रह जाती हैं। इसके ऊपर जो गैसें जाएंगी वो हल्की गैसें जाती हैं। ओके, हल्की गैसें जाती हैं। हम अभी क्लियर कट करेंगे कि कौन कौन गैसें ऊपर जाती हैं, क्यों जाती हैं, रीजन क्या है, सबको समझेंगे। पहले आप थोड़ा बस ये कॉन्सेप्ट एक चीज़ समझ लीजिए कि फिर हल्की जो गैसें होती हैं वो ऊपर चली जाती हैं। हल्की चीज़ कोई भी हो वो ऊपर अवश्य जाएगी, ऊपर उठेगी, अवश्य उठेगी। जो भारी होती है वो बैठती है। राइट, भारी होती है वो बैठती है। तो इसमें आप जानते हो जो भी गैसें निकलती हैं, जैसे CO2 है, या नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, बहुत सारी आर्गन है, हीलियम है, बहुत सारी अक्रिय गैसें भी होती हैं जो किसी से क्रियाशील नहीं करती हैं। जैसे उसमें आर्गन ले लो, नियोन ले लो, ये जो गैसें होती हैं ये अक्रिय होती हैं, ये क्रियाशील नहीं होती हैं, किसी से क्रिया नहीं करती हैं। ओके, तो ये भी इसमें पाई जाती हैं, ये मुक्त होती हैं। जबकि ये गैसें होती हैं ये किसी ना किसी परमाणु से मतलब जुड़ी हुई होती हैं, तो फिर वो अणु के रूप में बनते हैं। जैसे ऑक्सीजन है, ये अणु के रूप में रहती है। कार्बन डाइऑक्साइड है, ये एक अणु के रूप में रहती है, इसमें कार्बन ऑक्सीजन दोनों मिक्स हो। अणु ऑक्सीजन है तो उसमें नवजात के 2 अणु होते हैं, वो भी अणु के रूप में ही होती है। तो आप ये समझ सकते हो कि जितनी भी ये गैसें हैं ये सक्रिय गैसें होती हैं, और सक्रिय गैसें जो होती हैं वो हमेशा एक दूसरे से क्रिया करके एक बंद के रूप में रहती हैं, बंद नुमा रहती हैं। उनके बीच में बंद पाए जाते हैं, एकल बंद, द्वय बंद, वो हम फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाएंगे उसमें बताएंगे। ठीक है, पहले आप यहाँ ये समझ लो कि ये एक प्रकार की सक्रिय होती हैं, जबकि निष्क्रिय गैसें या अक्रिय गैसें वो होती हैं, जैसे आर्गन है, नियोन है। इन गैसें का कोई मतलब नहीं है, वो हाँ वायुमंडल में विद्यमान होती हैं, वायुमंडल में विद्यमान होती हैं, लेकिन वो किसी से क्रिया नहीं करती हैं, उनका कोई प्रभाव ज़्यादा नहीं देखने को मिलता। चलो, तो आप ऐसे समझ सकते हो। तो ये गैसें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये थोड़ी भारी होती हैं, जबकि हाइड्रोजन है वो बहुत हल्की गैस होती है, बहुत ही हल्की गैस होती है, और इसका परसेंटेज भी बहुत एकदम 0 करके ही होता है, 0.0009 करके होता है, इस प्रकार से। तो ये आप देखोगे तो ये हमारे वातावरण में मिल जाएगी, नीचे भी मिल जाती है, लेकिन ये ऊपर तक होती है। लेकिन अदर जो गैसें होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, तो ये देखोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड 20 किलोमीटर तक ज़्यादातर होती है, नाइट्रोजन थोड़ा ऊपर तक हो जाती है, तो नाइट्रोजन आपको ऊपर मिल जाएगी थोड़ा और ज़्यादा। ऑक्सीजन 125 किलोमीटर तक रहती है। हाइड्रोजन जो है वो ऊपर तक रहती है, जो थर्मोस्फीयर है, आयनन मंडल है, वहाँ भी देखने को मिलती है। चलो, तो अब हम इसमें बात कर लेते हैं कि ये तो बेसिकली आप जानते हो कि वायुमंडल बनने के पीछे कारण को हमने समझा कि वायुमंडल कैसे बना है, तो बनने के पीछे हमने पूरा रीजन समझ लिया। अब हम बात करते हैं कि वायुमंडल एक्चुअली में है क्या और इसकी स्थिति किस प्रकार की है। तो आप एक चीज़ यहाँ पे समझो, जो वायुमंडल है, तो वायुमंडल के पीछे बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, अलग अलग वैज्ञानिकों ने दिए हैं, या हम कह सकते हैं जो भूगोल शास्त्री रहे हैं, भूगोलविद्ता रहे हैं, उन्होंने अपनी अपनी थ्योरी दी है। तो उनका थोड़ा एक बार लिख लीजिए। तो जो टिवार्था रहे हैं, त्रिवार्था, तो उन्होंने एक कॉन्सेप्ट ये दिया है कि इन्होंने स्पष्ट कहा है कि प्रोफेसर रहे हैं, पृथ्वी की जो प्रवस्थित गैसों का एक विशाल समूह, यानी कि पृथ्वी से प्रवस्थित, प्रवस्थित मतलब होता है निकलना, प्रवस्थित गैसों का विशाल समूह जो पृथ्वी के चारों ओर वायु से घिरा हुआ है, वायु से घिरा हुआ आवरण है, उसे कहते हैं वायुमंडल। हुआ आवरण है उसे कहते हैं आवरण है, उसे क्या कहते हैं, वायुमंडल। राइट, तो ये इन्होंने स्पष्ट बात की, एक काफ़ी सटीक इन्होंने डेफिनेशन दी वायुमंडल की, कि पृथ्वी से प्रवस्थित यानी पृथ्वी से निकलने वाली गैसों का विशाल समूह जो पृथ्वी के चारों ओर एक प्रकार से अवस्थित है या घिरा हुआ एक आवरण है, उसे कहते हैं वायुमंडल।
राइट। अब वो कितना दूर है, कितनी चीजें मतलब कितनी परतें हैं, तो ये ट्रिवार्था ने नहीं कहा, ये ट्रिवार्था ने बिल्कुल नहीं कहा है। बस ट्रिवार्था ने बस यही कहा है कि पृथ्वी से अगर कोई गैसें निकल रही हैं वो निश्चित ही एक रेंज तक जाएंगी और वो चारों ओर आवरण में फैल जाएंगी, और वो एक आवरण जो है वो है वायुमंडल, ये इन्होंने कहा है। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट और जैसे आता है वो देते हैं एस पीटरसन। एस पीटरसन क्या कहते हैं इसके विषय में थोड़ा समझ लो। जो एस पीटरसन है, पीटरसन या पीटरसन, इन्होंने ये कहा है कि ये जो गैसें हैं, ये जो गैसें हैं जो पृथ्वी के आवरण में पाई जाती हैं, आवरण में पाई जाती हैं, पाई जाती हैं, ये सभी जगह एक समान नहीं है, सभी जगह एक समान नहीं है। का मतलब ये हुआ कि पृथ्वी के जो वातावरण है या वायुमंडल है उसमें जो उपस्थित गैसें हैं वो अलग अलग क्षेत्रों पर अलग अलग होती हैं। का मतलब ये हुआ कि जैसे ये पृथ्वी है तो यहाँ पर जैसे कोई गैस पाई जाएगी, राइट, तो यहाँ पर गैस पाई जाएगी तो इसकी जो भी यहाँ पर इसका भी जो भी घनत्व है वो इस एक समान घनत्व नहीं मिलेगा। इसका मतलब आप यही समझ लीजिए कि पृथ्वी पर ऊपर जो भी हमारा वातावरण है तो वातावरण में अगर जितना भी क्षेत्रफल है तो हर क्षेत्रफल पे जो गैसें हैं उनका घनत्व है उसमें भिन्नता देखने को मिलेगी, एक समान नहीं है, घनत्व एक समान नहीं है, राइट। वो आप देखोगे ऊंचाई के साथ साथ उसमें परिवर्तन देखने को मिलेगा, ऊंचाई के साथ साथ उसमें परिवर्तन देखने को मिलेगा। ओके, तो आप यहाँ पे ये क्लियर कट समझ लीजिए कि अगर जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो तो ऊपर जाने पे आपको मैंने ऑलरेडी बताया था कि भारी गैसें हैं वो नीचे रहती हैं और ये गैसें ऊपर जाती हैं। ओके, ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन नीचे नहीं है, ऑक्सीजन नीचे भी है ऊपर भी है, कार्बन डाइऑक्साइड है नीचे भी है ऊपर भी है, लेकिन इनके घनत्व में आप देखोगे तो परिवर्तन देखने को मिलेगा। ओके, तो आप ऐसे कह सकते हो कि एक मतलब एक क्षेत्र में मतलब ऐसा भले ही है, देखो एक स्थिति आपको जरूर देखने को मिलेगी, जैसे आप जानते हो कि यहाँ भी और यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी आप देखोगे, हम केवल एक चीज़ समझ लो यहाँ पे, जैसे आप ऐसे आप मान लो ये क्या है हमारी विषुवत रेखा है, तो विषुवत रेखा पर अगर आप गैसें देखोगे तो इनके जितना भी यहाँ पे क्षेत्र है तो यहाँ पर सभी को एक समान मिलेगी, राइट, एक समान मिलेगी। लेकिन आप फिर इस क्षेत्र में आप जाइए तो यहाँ पर परिवर्तन देखने को मिलेगा, आप इस क्षेत्र में जाइए तो और परिवर्तन देखने को मिलेगा, आप इस क्षेत्र में जाएंगे तो और परिवर्तन देखने को मिलेगा। ऐसे ऐसे अगर आप जैसे जैसे आप ध्रुवों की ओर जाते हो, ध्रुवों की ओर जाते हो तो गैसों में आपको भिन्नता देखने को मिलेगी। ओके, गैसों में आपको भिन्नता देखने को मिलेगी। लेकिन आप जब भूमध्य रेखा पर आप देखोगे तो भूमध्य रेखा पर जितना भी क्षेत्र है, यहाँ भी जितना भी क्षेत्र है, तो इस क्षेत्र पर जो भी गैसें हैं उनकी अवस्थिति एक समान से देखने को मिल जाती है। लेकिन हाँ परिवर्तन देखने को मिलेगा, वो मिलेगा संवहनी धाराओं के आधार पर। संवहनी जो धाराएं होती हैं उसकी वजह से बेसिक परिवर्तन देखने को मिल जाएगा गैसों का, क्योंकि इनका भी ये क्लियर नहीं होता। अगर संवहनी धाराएं नहीं होती, संवहनी धाराएं नहीं होती तो निश्चित ही मतलब एक रेखा पर जितनी भी गैसें पाई जाएंगी एक मतलब उनकी वैल्यू जो होती इक्वल होती, हम कह सकते थे उनकी वैल्यूसिटी या उनका तापमान या जो भी है वो एक समान होता, एक समान होता। लेकिन आप देखोगे कि संवहनी धाराओं की वजह से जो सूर्य होता है वो क्या है, पृथ्वी घूमती है तो सूर्य जो है अपनी जो दिशा है वो आप कर्क और मकर रेखा के बीच में ही इधर से उधर क्या है अपवहन करता रहता है, ठीक, परिवहन करता है। तो आप ये समझ लीजिए कि फिर वो क्या होता है कि सूर्य की वजह से उसके जिस क्षेत्र में प्रकाश लंबवत पड़ता है तो वहाँ पर उसकी स्थिति में परिवर्तन देखने को मिल जाएगा, गैसें वहाँ हल्की हो जाएंगी तो फिर गैसें उठ जाती हैं तो वहाँ पर विरल क्षेत्र हो जाएगा तो भारी गैसें हैं उसकी ओर संवहन करने लगती हैं, तो इसे बोलते हैं संवहनी धारा। तो संवहनी धाराओं की वजह से यहाँ पर हमें गैसों में समानता देखने को नहीं मिलती, समझ रहे हो, संवहनी धाराओं की वजह से। और संवहनी धाराएं क्यों होती हैं, वो सूर्य पर डिपेंड करती हैं कि सूर्य जो है एक दिशा से दूसरी दिशा की ओर जाता है तो उसका जो प्रकाश है उसके द्वारा जो आने वाली किरणें हैं
वो किस क्षेत्र पर लंबवत पड़ती हैं तो वहाँ का तापमान अधिक कर देती हैं, और जिसमें लंबवत नहीं है वहाँ तापमान कम हो जाता है। तो तापमान कम ज़्यादा होने की वजह से जो गैसें हैं वो हल्की भारी होती हैं, तो हल्की की तरफ भारी गैसें क्या करने लगती हैं, संवहन करने लगती हैं, तो यही बोली जाती है संवहनी धारा। और एक्चुअली में आप देखोगे संवहनी जो धारा है वो डिपेंड जो करती है वो सूर्य पे ही डिपेंड करती है कि सूर्य का जो प्रकाश है वो लंबवत किस दिशा में पड़ रहा है। और वैसे अगर आप देखोगे जब सूर्य भूमध्य रेखा पे आता है तो इसकी अवस्थिति आप देखोगे तो लंबवत जो है वो किस पे रहता है, भूमध्य रेखा पर। इसके कर्क और मकर रेखा पे आप अगर देखोगे तो संवहनी धाराएं देखने को नहीं मिलती हैं। इसका रीजन यही है कि जो ठंडी धाराएं हैं कर्क और मकर रेखा पे वो किधर गमन करने लगती हैं, वो करने लगती हैं भूमध्य रेखा की ओर। तो भूमध्य रेखा की ओर जैसे ही करने लगती हैं तो फिर क्या होता है कि जो भी वहाँ पे गैसें होती हैं, जो भी गैसें होती हैं तो वहाँ पे विरल होती हैं भूमध्य रेखा पर, तो वहाँ पे कर्क और मकर रेखा की तरफ से सीधी वायु हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर आने लगती है। तो फिर वहाँ पे क्या होता है कि विरल वायु जो है वहाँ भी ठंडी वायु आने लगती है। तो हमेशा चीज़ें की याद रखना, जहाँ चीज़ें हल्की होती हैं तो भारी चीज़ें ऑटोमेटिक वहाँ जाने के लिए तैयार रहती हैं या वो चलती हैं, तो इसे बोलते हैं संवहनी धाराएं। अगर ये सूर्य का अगर कोई भी प्रभाव ना हो, सूर्य एक जगह स्थिर हो तो उसका एक समान प्रकाश हो, तो फिर भी आप देखोगे तो वायु जो है तो वो एक मतलब एक अक्षांश पर आप देखोगे तो एक समान पाया जाएगा। लेकिन समान ना होने की वजह से रीजन यही है कि वहाँ संवहनी धाराओं की वजह से भी दिशा जो है उनकी परिवर्तनशील रहती है। आप ये कॉन्सेप्ट क्लियर कट कर सकते हो। तो उन्होंने स्पष्ट यही कहा है कि गैसों की जो पृथ्वी का आवरण है उसमें पाई जाने वाली जितनी भी गैसें हैं वो अलग अलग क्षेत्रों पर अलग अलग जगह पर वो अलग अलग होती है, उसकी दिशा जो है या उनका जो द्रव्यमान है वो एक समान नहीं होता है, या हम कह सकते हैं घनत्व उनका एक समान नहीं होता। राइट, चलिए। तो एस पैटरसन का ये कहना है, तो इन्होंने फिर कहा, इन्होंने ही जो परतें हैं जो वर्तमान में दिखती हैं, चाहे आप क्षोभ मंडल की ले लो, समताप मंडल की ले लो, ओजोन है, मध्य मंडल है, राइट, इसके बाद आयन मंडल है, बहिर्मंडल, ये जो मंडल है ना इनको जो परतों में जो बांटा है वो एस पैटरसन ने बांटा है। एस पैटरसन ने उन्होंने कहा है कि जो भी वातावरण में हमें गैसें दिख रही हैं और जैसे ऊपर ऊपर जाते हैं तो इनमें भिन्नता देखने को मिलेगी, राइट, और भिन्नता देखने को मिलेगी तो उन भिन्नता के आधार पर ही इन्होंने क्या किया, परतों में विभाजित कर दिया। वैसे परतें हमें देखने को कहीं मिलती हैं, परतें देखने को नहीं मिलती, लेकिन परतों में वर्गीकरण करने का आधार यही है कि वहाँ पर तापमान या दाब है या वहाँ गैसें हैं उसमें बेसिकली भिन्नता है, तो इस वजह से परतों में इन्होंने विभाजित किया है। ठीक है, तो अब हम थोड़ा इनको और समझते हैं। चलो, तो बात ये आती है कि आप यहाँ पे एक चीज़ समझिए कि जितना भी इनका संगठन है यहाँ पे संगठन है वो सभी में भिन्नता देखने को मिलेगी। मतलब ऊपर जैसे आप जाओगे क्षेत्र में जाओगे तो यहाँ पर संगठन जो है ना गैसों का वो सभी में अलग अलग देखने को मिलेगा, एक समान नहीं मिलेगा। हाँ, इतना जरूर हो सकता है कि जैसे कि जैसे आप क्षोभ मंडल में है तो क्षोभ मंडल यहाँ पे एक समान देखने को मिल जाए, लेकिन ये भी एक समान इसलिए नहीं मिल सकता है क्योंकि यहाँ पे संवहनी धाराओं का प्रभाव रहता है, तो फिर भी इसमें परिवर्तनशील रहेगा। तो हम ये कह नहीं सकते हैं कि गैसें जो हैं वो एक अक्षांश पर एक समान हो, नहीं हो सकती हैं। उसका कारण ये संवहनी धाराओं का प्रभाव। चलिए, अब बात हम करते हैं इसमें कि जो वायुमंडल है, तो वायुमंडल में आप जानते हो कि जैसे आप नीचे से तल से जैसे आप ऊपर जाते हो तो ऊपर आप अगर जाओगे तो यहाँ मान लो 6.5 किलोमीटर है, तो 6.5 किलोमीटर तक 6.5 किलोमीटर तक आपको गैसें जो हैं वो संपूर्ण गैसों का मतलब 100% का 50% गैसें जो हैं वो 6.5 किलोमीटर तक ही स्थित हैं। आप ऐसे समझिए कि तल से 6.5 किलोमीटर तक अगर ऊपर जाते हो, पृथ्वी के तल से ही समझिए ऊपर जाते हो 6.5 किलोमीटर, तो 6.5 किलोमीटर तक जो 100% पूरा यानी कि हमारा जो वायुमंडल जो होता है वो होता है 1000 से 12 किलोमीटर, 1000 से 1200 किलोमीटर तक माना जाता है, राइट। बहिर्मंडल वैसे तो 80 किलोमीटर के ऊपर बहिर्मंडल होता है, राइट, और बहिर्मंडल से आप देखोगे ऊपर तो पूरा वायुमंडल होता है, फिर आप जानते हो तापमान वो स्थिर रहता है, ठीक है।
अब क्या होता है कि आप देखोगे 1000 से 1200 किलोमीटर तक जो भी गैसें पाई जाती हैं, क्योंकि इस अवस्थिति में गैसें पाई जाती हैं, इस स्थिति तक गैसें मिलती हैं, तो इसलिए हम कहते हैं 1000 से 1200 किलोमीटर तक वायुमंडल होता है। तो ये गैसों का यहाँ पे टोटल 100% गैसें हैं, तो 100% गैसों का 50% जो गैसें हैं वो 6.5 किलोमीटर में ही मिल जाती हैं। तो आप एक चीज़ ये समझ लीजिए कि जो नीचे की जो परत है तो उसमें गैसों का कितना घनत्व होगा, कितना वेरिएशन देखने को मिलेगा। आप समझिए हमारे वायुमंडल में कितना वेरिएशन होगा कि क्षोभ मंडल में ही 50% गैसें मिल जाती हैं। टोटल गैसों का 50% हिस्सा है वो क्षोभ मंडल में ही है, और वो भी 6.5 किलोमीटर ही तक है। आप एक चीज़ समझ लीजिए, अगर आप पृथ्वी के तल से 29 किलोमीटर तक अगर आप जाएंगे, ये 6.5 किलोमीटर तक, यहाँ हम 29 किलोमीटर की अगर बात करें तो 29 किलोमीटर तक अगर आप ऊपर जाते हो तो 97% गैसें 29 किलोमीटर तक ही मौजूद रहती हैं। इसके बाद जो 3% पाई जाती हैं वो 29 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर के बीच रहती हैं। समझ रहे हो? आप खुद समझिए यहाँ पे कितना वेरिएशन है, बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। अब यहाँ पे क्या होता है कि आप जानते हो कि ये तो 3% है, तो 3% का आप कैसे समझोगे? देखो पहली बात आप एक चीज़ और समझ लो यहाँ कि जहाँ 3% गैसें हैं ऊपर, आप समताप मंडल में जाइए, आयन मंडल में उधर जाएंगे, जब ऊपर जाएंगे तो वहाँ पर आपको देखना होगा कि तापमान जो है, तापमान में बहुत वृद्धि होती है। इसमें आयन मंडल में जो थर्मोस्फीयर होता है उसमें सबसे ज़्यादा तापमान वृद्धि रहती है। लेकिन ये तापमान अगर आप देखोगे, ये तापमान मापन में ये 1000 से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड, कभी कभी 1700 डिग्री सेंटीग्रेड वृद्धि होती है। इतना तापमान आयन मंडल में देखने को मिलेगा। लेकिन ये तापमान जो है ना, अगर आप ऊपर जा कर के आप अपना हाथ निकालोगे ना, हाथ निकालोगे तो ये हाथ आपका जलता नहीं है, जलता नहीं है। तापमान है 1000-1200 है तापमान, टेम्परेचर इतना होने के बावजूद भी हमारा हाथ नहीं जलेगा वहाँ पे। मापन के अकॉर्डिंग 1000-1200 है वहाँ पे तापमान, लेकिन जब आप अपने कोई भी अपना हाथ या पैर वहाँ जब निकालते हैं बाहर तो आपका हाथ पैर जलेगा नहीं, बिल्कुल नहीं जलेगा, महसूस होगा बस नॉर्मली, जलता नहीं है। लेकिन टेम्परेचर कितना है? 1000-1200। और यही टेम्परेचर अगर नीचे आ जाए तो भुंज जाओगे, मतलब बिल्कुल ऐसे हो जाओगे जैसे खाना पक जाता है, राइट। आप एक चीज़ ये समझिए, इसका रीजन क्या है? इसका बेसिक रीजन है वहाँ पे है वायु में विरलता। और वायु में विरलता होना एक अलग बात है, लेकिन टेम्परेचर होना एक अलग बात है। लेकिन इनका आपस में संबंध होता है, संबंध होता है, अभी हम बताएंगे कैसे। आप जानते हो कि जब हम ऊपर जाते हैं तो ऊपर सूर्य के पास आते हैं, तो सूर्य के पास आने की वजह से यहाँ पर मुझे क्या होना चाहिए? तापमान अधिक होना चाहिए। तो तापमान अधिक तो है, लेकिन तापमान अधिक होना अलग बात है, राइट। तापमान अधिक होना अलग बात है, लेकिन तापमान में ऊर्जा की उपस्थिति होना अलग बात है, यानी कि गर्मी जिसे हम बोलते हैं गर्म, गर्म होना अलग बात। तापमान होना एक अलग बात हो जाती है, क्योंकि तापमान जो है वो गर्म ठंडा जो होता है वो डिपेंड करता है वायु पर, राइट, वायु पर डिपेंड करता है। अगर वायु नी ऊपर अगर विरल है, ऊपर विरल है और सूर्य के भले ही आप नज़दीक रहना, तो वहाँ पर जो तापमान रहेगा ना, तापमान रहेगा वो आपको महसूस नहीं होगा, ज़्यादा नहीं महसूस होगा। लेकिन क्योंकि वहाँ वायु का है, विरल है, राइट। वायु का विरल का मतलब है दूर दूर है, अणु है उसके, वायु के अणु जो है बहुत बहुत दूर दूर हैं। और जब आप देखोगे यही वायु है, जब क्षोभ मंडल में अगर आप देखोगे तो क्षोभ मंडल में तापमान जो अगर आप देखोगे तो तापमान जो है, जो यहाँ पर 100 डिग्री अभी है, 100 डिग्री अगर भी है, तो आप यहाँ हाथ अगर निकालोगे ना तो जल जाओगे। तो जल जाना का मतलब यहाँ रीजन यही है कि तापमान जो होता है वो गर्म नहीं, तापमान जो है वो गर्म और ठंडा। तापमान भी आप देखोगे, ताप का मतलब है वहाँ पे गर्म तो रहता ही है, लेकिन गर्म को अगर आप कैसे महसूस हो रहा है आपको, वो डिपेंड करता है वायु पर, वो डिपेंड करता है वायु पर। तो वायु अगर आप देखोगे जहाँ पे अधिक वायु होती है वहाँ पर तापमान अगर देखोगे तो वो भले ही 100 डिग्री है, लेकिन वहाँ पर जब हाथ निकालोगे तो इतने जल जाओगे,
तो जलने का मेजर पॉइंट यही है, मेजर पॉइंट यही होता है कि जैसे ही वायु आपके हाथ में टकराएगी, जैसे ही टकराएगी तो वायु होती अधिक है, और वायु में क्या होता है, एक प्रकार का घर्षण पैदा रहता है, घर्षण रहता है तो वो इतनी गर्म हो जाती है, इतनी गर्म होती है, लेकिन आप उसके टेम्परेचर जो है ना, वो टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होता है क्योंकि नीचे साइड है, नीचे रहते हो तो, लेकिन वायु में वो जितना रहता है वो बहुत गर्म रहता है, और वो अपने हाथ को क्या कर देता है, वो जला देता है। और जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तो ऊपर आप जैसे जाते हो तो ऊपर जो वायु पाई जाएगी वो विरल पाई जाएगी, लेकिन तापमान वहाँ बहुत है, तापमान बहुत है आयन मंडल में, लेकिन वहाँ जलते नहीं हो। जलने का रीजन यही, जलने ना जलने का रीजन यही है कि वहाँ पे वायु बहुत दूर दूर है, तो वायु के अणु आपके हाथ में नहीं टकरा पाते इतना दूर दूर होने की वजह से, तो फिर आपको महसूस नहीं होता है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि तापमान में है वो भी भिन्नता देखने को मिलेगी, जैसे आप ऊपर जाओगे तो भिन्नता आपको देखने को मिलेगी। चलो, एक चीज अगर आप और देखोगे तो इसमें, ये तो तापमान की बात हुई, तो तापमान आप जानते हो कि 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर, 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में कमी आती है, 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में कमी आती है। और ये जो कमी है ना, ये जो कमी है ये केवल केवल क्षोभ मंडल तक है, क्षोभ मंडल तक है। इसके ऊपर अगर आप देखोगे तो फिर ये निश्चित नहीं पाया जाता है। क्षोभ मंडल तक तो 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में कमी आएगी, कमी आएगी, लेकिन जब क्षोभ मंडल से जब ऊपर जाते हो तो फिर ये तापमान का जो वेरिएशन है उसमें भिन्नता देखने को मिलती है। तो उसका आप अगर आरेख देखोगे, अभी हम बनाएंगे, आरेख बना के दिखाएंगे, उसमें भी भिन्नता देखने को मिलेगी, राइट, वेरिएशन देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पे एक क्लियर कट ये कर लीजिए कि क्षोभ मंडल तक 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर, क्षोभ मंडल अभी हम बताएंगे कितना होता है, तो 1 किलोमीटर तक जैसे ऊपर जाते हो तो यह क्या है, तापमान में कमी आती जाती है। और जैसे ही आप क्षोभ मंडल से ऊपर जाओगे, क्षोभ जो पाउच पाया जाता है, क्षोभ पाउच पाया जाता है, उसके ऊपर अगर आप जाओगे तो फिर ये तापमान में वेरिएशन है वो कम ज़्यादा होता रहता है। वो होने के रीजन क्या है वो हम आपको भी क्लियर कट करेंगे, देखिए। तो आप ये भी समझ सकते हो। अब बात हम करते हैं, तापमान तो हो गया, तापमान क्लियर कट हो गया कि तापमान जैसे ऊपर जाते हो तो ऊपर जाने पर पहले वो इस दिशा में घूमता है, फिर वो इस दिशा में आता है, फिर इस दिशा में आता है, फिर इस दिशा में आके फिर ऐसे। तो ये जो आरेख है ये हम क्लियर कट करेंगे अभी। इसके बाद आता है, तापमान हो गया, दूसरा आ जाता है दाब। तो घनत्व को अभी हम समझ लेंगे। दाब जो है, दाब पे कोई बेसिक प्रभाव नहीं पड़ता है। तो दाब आप देखोगे तो जैसे आप ऊपर जाओगे, जैसे आप ऊपर जाओगे तल से, पृथ्वी के तल से, एक मिनट, पृथ्वी के तल से ऊपर जाओगे तो दाब जो है वो कम होता जाएगा, दाब है वो कम होता जाएगा, लेकिन ये दाब में ऊपर जाने पर कोई वृद्धि देखने को नहीं मिलती। ठीक है, दाब में कोई वेरिएशन नहीं है, दाब में केवल एक यही एक आप टारगेट्स ये समझ लीजिए कि नीचे से जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तो दाब में जो घनत्व की दाब की जो प्रवणता है उसमें आप देखोगे निश्चित रूप से क्या है, कमी होती जाएगी, कमी होती जाएगी, कम होता जाएगा, दाब में कमी होती जाएगी, राइट। लेकिन दाब ऊपर जाने पर ऐसा नहीं होगा कि कम ज़्यादा, ऐसा नहीं है। अगर ऊपर जा रहे हो तो दाब बिल्कुल कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। और आयन मंडल पे दाब होता ही नहीं है, ये समझ लो, तभी तो वहाँ आयनित हो जाते हैं, तभी वहाँ पे जो अणु हैं वो परमाणु में टूट जाते हैं, और परमाणु से इलेक्ट्रॉन में टूटते हैं तो वो फिर वो आयनित हो जाते हैं, राइट। अभी हम बताएंगे आयनित कैसे होते हैं। वहाँ दाब है ही नहीं, दाब ना होने की वजह से इलेक्ट्रॉन का निर्माण कैसे हुआ, इलेक्ट्रॉन का निर्माण ऐसे ही हुआ कि जहाँ पर वायु है उस वायु को बिल्कुल खींच दो, और इतना खींच दो, इतना निकाल दो वायु कि 0 - 4 मतलब -4 तक अगर आप प्रेशराइज को बिल्कुल निकाल देते हो, प्रेशर को बिल्कुल निकाल देते हो, तो वहाँ की वायु जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी, राइट। और दाब बिल्कुल खत्म होते ही क्या है कि वहाँ पे जो अणु हैं वो एकदम घर्षण करेंगे, ओके, घर्षण करेंगे। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम बात ये करते हैं, अब ये तो चीज़ें समझ में आ गई, ताप दाब। अगर घनत्व की बात की जाए तो घनत्व में तो देखो परिवर्तन देखने को मिलता है। घनत्व जो डिपेंड करता है वो वायु पे डिपेंड कर रहा है, राइट। वायु में वृद्धि रहेगी तो घनत्व में भी वृद्धि रहेगी, ओके। और वायु में कमी है तो घनत्व में भी कमी मिलेगी।
चलो अब बात करते हैं वायुमंडल। अभी तक तो हमने उसका कॉन्सेप्ट रीजन समझा था कि वायुमंडल कैसे निर्माण करता है, कैसे क्या होता है। अब इसकी परतों के विषय में एक एक करके समझेंगे। देखो वायुमंडल जो है, तो वायुमंडल में आपको पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन कितनी पाई जाती है 78%, और ऑक्सीजन कितनी है लगभग 20.99 है, तो उसे 21% हम मान लेते हैं। इसके बाद आता है आर्गन। तो आर्गन जो है वो 0.9% पाई जाती है। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड है, तो वो 0.04% है। इसके बाद इसमें पाई जाती है हीलियम। तो हीलियम भी आपको देखोगे तो 0.004% लगभग 2% है, राइट। तो फिर हीलियम है, फिर इसमें नियोन है, फिर और भी है, हाइड्रोजन भी है। तो ऐसे लगभग में 7-8 गैसें पाई जाती हैं। इनसे हमारा क्या बनता है, पूरा वायुमंडल बनता है, राइट। तो ये हमारा वायुमंडल है। अब वायुमंडल में आप देखोगे नाइट्रोजन 78%, 21%। तो इन वायु का टोटल 6.5 किलोमीटर ऊपर जाओगे पृथ्वी से, तो 50% यही वायु पाई देखने को मिलेगी। और 6.5 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर ऊपर जाओगे तो इसके ऊपर ये 50 किलोमीटर देखने को मिलेगी, 50%। लेकिन है अब 0 से अगर आप 29 तक जाते हो तो फिर ये 97% यहीं देखने को मिल जाएगी। 3% जो है वो 29 किलोमीटर से आपको 1000 किलोमीटर तक देखने को मिलता है, क्योंकि वायुमंडल है वो 1000 किलोमीटर तक माना गया है, क्योंकि जो हाइड्रोजन है वो ऊपर तक देखने को मिल जाती है, क्योंकि वही सबसे हल्की गैस है, तो सबसे ऊपर वही पाई जाती है। हीलियम भी मिल जाती है, हीलियम तो थोड़ा से भारी होती है हाइड्रोजन से। चलो, तो वायुमंडल के विषय में हमने समझ लिया। तो अब वायुमंडल की परतों को थोड़ा समझो। तो वायुमंडल की परत जो होती है, पहली परत कौन होती है, क्षोभ मंडल। तो क्षोभ मंडल का मतलब आप समझो, या इसे हम ऐसे भी बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर फिर का मतलब होता है मंडल, ट्रोपो का मतलब क्षोभ है, तो ट्रोपोस्फेयर। और ये पृथ्वी से 0 से 12 किलोमीटर। तो यहाँ पे आप थोड़ा इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करो। पृथ्वी बना लेते हैं और यहाँ से आप देखोगे प्रकार से समझो। तो ये आप यहाँ से जब ऐसे जाते हो ऊपर साइड, राइट, तो ये यहाँ पे 12 किलोमीटर तक है, तो इसे हम बोलते हैं 0 से 12 किलोमीटर, राइट। अब 0 से 12 किलोमीटर है, तो यहाँ पर क्या क्या देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आप ये देखो कि यहाँ पर जितने भी क्षोभ हैं, या हम इसे बोलते हैं विक्षोभ। विक्षोभ, जो क्षोभ नाम पड़ा है वो विक्षोभ से ही पड़ा है, क्योंकि विक्षोभ जो सबसे ज़्यादा घटनाएं होती हैं वो यहीं होती हैं। जैसे पृथ्वी से निकलने वाली जो घटनाएं हैं उनका प्रभाव देखने को मिलेगा। प्राकृतिक घटनाएं जो पृथ्वी से होती हैं, जैसे चाहे आप ज्वालामुखी घटनाएं देख लो, चाहे भूकंप की घटना देख लो, और जो भी, और आप देखोगे जलीय में घटनाएं जो होती हैं जैसे सुनामी है, तो वो भी सब क्षोभ मंडल में ही आती हैं, सब क्षोभ मंडल में देखने को मिलेंगी। तो इसलिए विक्षोभ बोलते हैं। जैसे तूफान हुए, राइट, तूफान है, बड़े बड़े चक्रवात हैं, वही तूफान बोलते हैं उन्हें, चक्रवात हैं, प्रति चक्रवात हैं, वो सभी कहाँ मिलेंगे, वो मिलेंगे हमारे भूमंडल में, जो 0 से 12 किलोमीटर है, राइट। 0 से जो 12 किलोमीटर है यहाँ देखने को मिलेंगे। अब एक चीज़ यहाँ पे समझो। अब हम यहाँ पे एक तरफ बनाते हैं आरेख, एक तरफ बनाएंगे आरेख। तो अब हम बनाएंगे आरेख। चलो, अब देखो क्या होता है कि जैसे आप इस तल से ऊपर जाते हो 12 किलोमीटर तक, तो यहाँ पर जो भी घटनाएं हैं विक्षोभ की, हमने आपको बता दिया है, ये सब घटनाएं यहीं होती हैं। होने का रीजन क्या है, रीजन बस यही है कि आप जानते हो जो तापमान है वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तापमान का मतलब क्या है, यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो घनत्व के आधार पर है। ओके, घनत्व के आधार पर, क्योंकि वायु का घनत्व सबसे ज़्यादा यहीं देखने को मिलेगा, तो टेम्परेचर यहाँ पे मिलता है। लेकिन तापमान ऊपर भी आयन मंडल में, आयन मंडल में है, तो वहाँ क्यों नहीं विक्षोभ की घटनाएं देखने को मिलती हैं। वहाँ नहीं मिलने का कारण है वायु नहीं होना, राइट, वायु ना होना। वायु विरल है, बहुत कम है, बहुत परसेंटेज 0 पॉइंट में है, तो कोई वहाँ पे आप विरल ही समझ लो, इसलिए वहाँ पर विक्षोभ घटना नहीं है। विक्षोभ घटना यहाँ इसीलिए है। तो आप ये चीज़ समझिए कि जब ऐसे आप ऊपर जाते हो, तो यहाँ से जब ऊपर जाओगे, ऊपर जाने पर क्या है,
कि 6.5 किलोमीटर आपको 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड 1 किलोमीटर जैसे ऊपर जाओगे तो वहाँ पर 6.5 किलोमीटर जो तापमान है उसमें क्या मिलेगी, गिरावट। राइट, गिरावट मिलेगी। तो एक लंबे समय तक, जैसे आप यहाँ से मान लो यहाँ पे सबसे ज़्यादा तापमान है तो तापमान पहले कम होगा, ऐसे तापमान क्या होगा, ऐसे ऐसे कम होगा। राइट, ऐसे ऐसे कम होगा। अब मान लो एक समय तक ये कम हो गया, और यहाँ पर अगर आप देखोगे, यहाँ पे अगर आप टेम्परेचर देखोगे, इस स्थिति में टेम्परेचर देखोगे तो ये -40 -60 यहाँ तक पहुँच जाता है, यहाँ तक पहुँच जाता है। ओके, यहाँ तक पहुँच क्यों जाता है, इसका रीजन क्या है कि जो गैसें हैं, भारी गैसें हैं, उनमें टेम्परेचर जो होता है, उनका घनत्व जो होता है वो होता है सबसे अधिक। सुनना ध्यान से, इनका घनत्व जो होता है वो होता है सबसे अधिक, और सबसे अधिक होने की वजह से यहाँ का तापमान होगा सबसे ज़्यादा। राइट, तापमान होगा सबसे ज़्यादा। जैसे ऊपर जाओगी तो गैसें होती जाएंगी कम, और जैसे ही कम होंगी तो तापमान में क्या होगी, कमी होती जाएगी, कमी होती जाएगी, कमी होती जाएगी। ठीक, आप समझो, तापमान में क्या होती है, कमी होती जाती है। तो ये जो तापमान में कमी हो रही है ना, ये नीचे जो वृद्धि, जब नीचे आते हो तो नीचे जो तापमान वृद्धि हो रही है उसका होने का कारण केवल केवल गैसों का घनत्व है। और गैसों में जितना घनत्व है तो उनके बीच में क्या है, अणु टकराते हैं, गैस के आपस में वायु टकराती है, तो फिर उसमें घर्षण पैदा होता है। वही घर्षण जो है वो गर्मी पैदा करता है। इसलिए यहाँ पर आप देखोगे तो टेम्परेचर सबसे ज़्यादा मिलेगा। वैसे तापमान में वृद्धि ज़्यादा नहीं मिलेगी, लेकिन टेम्परेचर में जो ऊर्जा की वृद्धि है वो सबसे अधिक मिलती है। अब बात ये आती है, जैसे आप ऊपर जाओगे तो फिर ये इतना कम होता जाएगा, फिर एक समय पर ये जैसे ही क्षोभ ऊपर जाओगे तो यहाँ पर जो यहाँ पर हो जाता है 40 से 60 डिग्री माइनस में, सेंटीग्रेड, ये माइनस में हो जाता है। माइनस में होने का कारण यही है कि यहाँ पर जो जो विक्षोभ हैं वो पाउज हो जाते हैं, विक्षोभ हैं वो पाउज हो जाते हैं। राइट, समझ रहे हो, वो विक्षोभ जो हैं वो पाउज हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पर हम बोलते हैं ट्रोपोपाउज। ये ट्रोपोस्फीयर है, लेकिन यहाँ पर विक्षोभ हैं वो बंद हो जाते हैं। या पाउज का मतलब है रुकना या खत्म होना। राइट, या खत्म होना या रुकना एक ही बात है। ठीक है, यहाँ पे खत्म होना समझ लो। तो जितने भी ये नीचे विक्षोभ होते हैं वो ऊपर आप देखोगे यहाँ पे 1 से 1.5 किलोमीटर की जो परत है ऊपर की, 0 से 12 किलोमीटर, यानी कि आप ऐसे कह सकते हो 11 से 12 किलोमीटर के बीच, 11 से 12 किलोमीटर के बीच जो परत है वहाँ पर, वो परत का जो नाम क्या है, वो है ट्रोपोपाउज। तो जो ट्रोपोपाउज है यहाँ पर आप देखोगे टेम्परेचर जो है वो -40 से -60 डिग्री तक पहुँच जाता है। और बेसिक रीजन क्या है पहुँचने का कारण यही है कि यहाँ पर आप देखोगे जो विक्षोभ जैसी घटनाएं हैं वो बिल्कुल खत्म हो जाती हैं, बिल्कुल खत्म हो जाती है। विक्षोभ जैसी घटनाएं नीचे ही होती हैं, नीचे ही होती हैं। नीचे होने का रीजन है भारी गैसें, जितने भी हैं सब भारी नीचे ही पाई जाती हैं, हल्की गैसें ऊपर होती जाती हैं। तो फिर एक समय ऐसा आता है कि यहाँ पर जितना भी तापमान है वो माइनस में चला जाता है, माइनस में चला जाता है। राइट, और वैसे ही माइनस में चला जाता है तो वहाँ पर विक्षोभ जैसी घटनाएं बिल्कुल खत्म हो जाती है। इसे बोलते हैं ट्रोपोपाउज। ट्रोपोपाउज पे विक्षोभ की कोई घटना नहीं होती है, विक्षोभ की कोई घटना नहीं होती है। राइट, लेकिन यहाँ जेट प्रभाव देखने को मिलता है, वो हम आपको बताएंगे। जेट प्रभाव क्यों मिलता है उसका रीजन, एक चीज यहाँ पे थोड़ा समझो। देखो, आप जानते हो कि जैसे इसका भी अगर आप देखोगे, इसकी जो रेंज होती है ये औसतन है, 0 से 12 किलोमीटर औसतन है। ये भी एक समान आप नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप भूमध्य रेखा पर अगर आप देखोगे, भूमध्य रेखा पर आप अगर देखोगे तो यही जो रेंज है, यही रेंज है वो 16 से 18 किलोमीटर के बीच है। यानी कि 0 से 16, 0 से 16 या 18 किलोमीटर के बीच में पाई जाती है भूमध्य रेखा पर। समझ रहे हो, भूमध्य रेखा पे इतना है। जबकि आप ध्रुवीय क्षेत्र में देखोगे तो ध्रुवीय क्षेत्र में अगर आप देखोगे या ध्रुवीय रेखा पे देखोगे तो यही है 0 से 6 से 8, यानी कि 0 से 8 के बीच में ही पाई जाती है। तो औसतन आप दोनों को अगर मैच करोगे तो आप जानते हो 16 और 8 24, 24 का आधा कर दो 12। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हो कि का औसतन है 0 से 12 किलोमीटर होता है, 0 से 12। लेकिन ध्रुवों पर ये कम, ध्रुवों पर ये कम होता है, जबकि भूमध्य रेखा पर इसकी ऊंचाई ज़्यादा होती है और ध्रुवों पर ऊंचाई कम होती है, क्योंकि ध्रुव वैसे भी ऊंचाई पर साइड पर है, ध्रुव वैसे भी ऊंचाई साइड पर है।
और ध्रुवों ऊंचाई होने की वजह से उनकी जो दूरस्थ है या रेंज है ऊपर की वो कम हो जाती है, और जबकि भूमध्य रेखा जो है ऊंचाई पर नहीं है, ऊंचाई पे नहीं है। तो यहाँ से आप जब पृथ्वी के तल से नापोगे भूमध्य रेखा पर ऊपर, तो ये लगभग में 0 से 18 किलोमीटर 16 किलोमीटर तक देखने को मिल जाता है। तो इनका औसतन अगर रेंज देखी जाए या दूरी देखी जाए तो वो कितनी मिलेगी, वो मिलेगी 0 से 12 किलोमीटर। अब 0 से 12 किलोमीटर है। अब बात ये आती है कि यहाँ पर अगर आप देखोगे जो गैसें हैं वो क्या हो जाती हैं, बिल्कुल एक प्रकार से आप ये समझ लो कि विक्षोभ गैसें तो मिल जाएंगी, लेकिन यहाँ तापमान जो है वो 40 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। तो यहाँ पर देखो कम हो रहा है। आप देखो ग्राफ देखो, इसके नज़दीक आ रहा है कि नहीं, देखो नज़दीक आ रहा है। तो इसका मतलब पहले आप मान लो इतनी दूरी पे है, इतनी दूरी पे है, तो अब ये नज़दीक आ रहा है, तो अब देखो ये पास में आ गया। इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर यहाँ पे माइनस है, और माइनस का मतलब यहाँ ये है कि यहाँ पे क्या है, ट्रोपोपाउज। ट्रोपोपाउज अब ट्रोपोपाउज है, तो यहाँ पर आप देखोगे तो जेट प्रवाह चलता है, जेट प्रवाह रहता है। वो जेट प्रवाह रहने का ये रीजन है कि वो ध्रुवीय क्षेत्रों पर चलता है। जेट प्रवाह आप उत्तरी ध्रुव हो चाहे दक्षिणी ध्रुव हो, दोनों पर ये जेट प्रवाह देखने को मिलता है, जबकि भूमध्य रेखा पर जेट प्रवाह नहीं होता है। उसका रीजन यही है कि ये एक प्रकार का जेट प्रवाह जो है वो आप देखोगे, उसका कारण क्या है, उसका कारण यही है कि जो हाई प्रेशर की जो गैसें हैं होती हैं जो ध्रुवीय क्षेत्रों में, तो वो क्या होती हैं कि नीचे साइड चलती हैं, और इधर से भी आप देखने को मिलेंगी। तो ये आपस में जब नीचे टकराती हैं तो इस प्रकार से चलती हैं, इस प्रकार से। तो जेट जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होता है तेज गति, वो देखने को जरूर मिल जाएगा। लेकिन आप यहाँ पे ये झंझावात जैसा नहीं है, ये एक प्रकार का समीर मान लो, ये समीर जैसा होता है। लेकिन लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर है या विक्षोभ जैसी घटनाएं हैं वो कुछ भी नहीं होती हैं, कुछ भी नहीं मिलती हैं इस दिशा पे। और वह होने की ना होने का वजह हमने आपको बता दिया। चलिए, चाहे यहाँ पे ध्रुवीय क्षेत्र देख लो या चाहे भूमध्य रेखा का ऊपर का क्षेत्र देख लो, वो सभी में है। लेकिन आप टेम्परेचर है, टेम्परेचर जो है वो ध्रुवीय क्षेत्रों में देखोगे तब भी 6.5 किलोमीटर कम होता जाएगा। भूमध्य रेखा पर आप देखोगे तब भी वो 6.5 किलोमीटर होगा। वो एक समान होगा, कमी होने का एक समान होगा, राइट, कम होने का एक समान होगा। लेकिन वायु की स्थिति आप देखोगे ना, वो उसमें परिवर्तन देखने को मिलेगा। वो डिपेंड करता है किस पे, वो हमने बोला का सूर्य पे डिपेंड करती है ना, क्योंकि वो संवहनी धारा। चलो, तो अब दिशा एक यहाँ तक आ गई। अब क्या होता है, अब क्या होता है कि आप जानते हो कि सूर्य के आने वाली जो प्रकाश की तरंगें हैं, जो भी अवरक्त प्रकाश है, आने वाला प्रकाश है, और जैसे ही वो पृथ्वी पे टकराता है, यहाँ पे जैसे ही टकराता है, तो क्या होता है, एक समय तक पृथ्वी क्या है उसे अब्जॉर्ब कर लेती है, अब्जॉर्ब कर लेती है। अब क्या होता है कि अब्जॉर्ब वो क्यों करती है, उसका रीजन यही है कि जब वो नीचे आती है, राइट, नीचे आती है, तो रात में क्या करता है, वो ठंडा होती है, तो रात में ठंडी होती है, जैसे ही नीचे आती है तो यही तापमान है जो वायु को क्या कर देता है, वो गर्म कर देता है। वायु वैसे भी आपस में टकराती ही है, वायु टकराती है वो अलग बात है, और ऊपर से तापमान अवरक्त प्रकाश और आ रहा है, राइट, ऊपर से विकिरण आ रहा है, तो विकिरण से क्या है, वायु गर्म होने लगती है, और जैसे ही गर्म होती है तो ये जितनी ठंडी रहती है तो उतनी तक तो ये अब्जॉर्ब कर लेती है। फिर एक दिशा ऐसी आती है कि ये फिर अब्जॉर्ब नहीं करती है, तो फिर ये क्या करती है, इसको अब्जॉर्ब करती रहती है, तो एक समय तक ये कर लेती है, ठीक, एक समय तक ये उसको अवधारण कर लेती है। इसके बाद जब जैसे ही मतलब रात होती है, तो रात में क्या है, तो इसके द्वारा जो प्रकाश है जो इसने अब्जॉर्ब किया था इसको उत्सर्जित करेगी। अब उत्सर्जित जैसे ही करेगी, तो उत्सर्जित करने के बाद यही क्या है, इस प्रकार से जाएगी, ठीक, यही ऊपर इस प्रकार से जाएगी। तो अब बात वही आ जाती है कि जैसे ही ऊपर जाती है, ये रात में क्या करती है, इसको उत्सर्जित करती है। पहले तो अब्जॉर्ब करेगी, अब शोषित करेगी, फिर उत्सर्जित करेगी। अब उत्सर्जित जब करेगी तो रात में भी आपने देखा हो कि रात में भी जो टेम्परेचर रहेगा पृथ्वी का या जो क्षोभमंडल है उसमें भी गर्मी देखने को मिलती है। गर्मी देखने का रीजन यही है कि पृथ्वी द्वारा अब ये अब सोर्स, फिर ये सूर्य का प्रभाव नहीं है इसमें, सूर्य का प्रभाव नहीं, रात में कोई सूर्य का प्रभाव नहीं होता है। रात में जो गर्मी देखने को मिलेगी ना,
वो पृथ्वी द्वारा जो उत्सर्जित की गई गैसें हैं, जो उसने ऑब्जॉर्व किया था दिन में सूर्य का प्रकाश को, वो उत्सर्जित करता है। और जैसे ही उत्सर्जित करता है तो एक समय तक ऊपर जाता है, यानी कि एक रेंज तक ऊपर जाता है। अब ऊपर जैसे ही जाएगा तो ऊपर जाने का रीजन वही है कि 6.5 1 किलोमीटर पर कम होगा ये भी, राइट, ये भी कम होगा। और जैसे ही ऊपर कम होता है तो जैसे ही कम होता जाएगा तो फिर क्या होता है कि आप देखोगे यहाँ पर जब आते हैं तो आप यहाँ पे आएगा तो यहाँ पर आप देखोगे जो गैसें हैं, वो गैसें भारी हैं, वो यहीं तक देखने को मिलेंगी, राइट, यहीं तक देखने को मिलेंगी। गैसें जो हैं वो यहीं तक देखने को मिल जाती हैं, जो भारी भारी हैं वो यहीं तक देखने को मिलेंगी। तो एक समय तक ये जाते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो इसके टेम्परेचर को ऊपर नहीं जाने देती, ऊपर नहीं जाने देती है, इसलिए ये से कहते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव। तो ग्रीन हाउस जो प्रभाव है वो कहाँ देखने को मिलेगा, वो ट्रोपोपॉज में देखने को मिलेगा, राइट। ट्रोपोपॉज जो है वहाँ पर ग्रीन हाउस गैस प्रभाव देखने को मिलेगा। इसके ऊपर ग्रीन हाउस गैस प्रभाव नहीं पड़ता, ग्रीन हाउस गैसें जो हैं वो ट्रोपोपॉज के ऊपर जाती ही नहीं है, वो यहीं तक रहती हैं, जाती ही नहीं है, यहीं तक रहती हैं। तो फिर हमारे जो वातावरण है उसमें गर्मी बनी रहती है। तो ग्रीन हाउस गैस भी आपने यहाँ समझ लिया, बहुत अच्छे। ग्रीन हाउस गैस जो होता है वो एक्चुअली में ये जो आता है इसे प्रकाश को बोलते हैं विकिरण, और इधर से है वो पार्थिव, ठीक। पृथ्वी द्वारा निकला हुआ जो उत्सर्जित पदार्थ है या गैसें हैं, गैसें मानते हैं, तो वो गैसें जो होती हैं उन्हें बोलते हैं क्या, पार्थिव विकिरण। तो पार्थिव विकिरण है वो ट्रोपोपॉज तक खत्म हो जाता है, ट्रोपोपॉज के ऊपर नहीं जा पाता है, वहाँ तक हमारी जो पृथ्वी है वो गर्म रहती है। लेकिन हाँ नीचे सबसे ज़्यादा रहेगी ना, नीचे सबसे ज़्यादा रहेगी, ऊपर तो कम होती ही जाएगी। और -40-60 डिग्री तक बिल्कुल जीरो हो जाता है, माइनस तक पहुँच जाता है टेम्परेचर। तो माइनस में हमने आपको ये बता ही दिया है। चलो, तो ये तो उम्मीद करते हैं आपको ये आपको क्षोभ मंडल समझ में आ गया है। और क्षोभ मंडल में आप देखोगे जो गैसों का जो मतलब घनत्व है वो एक समान नहीं है, सभी अलग अलग पाया जाता है, राइट। वो अलग अलग पाने का रीजन यही है, संवहनी धाराएं हैं, वो सूर्य पे डिपेंड करता है। जैसे सूर्य इधर उधर जाता है तो फिर क्या है कि जहाँ पे वायु सूर्य का जो प्रकाश लंबवत पड़ता है तो वहाँ की वायु गर्म हो जाती है, और जहाँ पे कम पड़ता है वायु ठंडी हो जाती है। तो फिर जो घनत्व है उसमें कमी ज़्यादा देखने को मिलेगी, और कमी ज़्यादा देखने को मिलेगी तो फिर वायु क्या है, एक दिशा से दूसरी दिशा की ओर परिवहन करेगी, वो बोलते हैं संवहनी धाराएं, ओके, वो बोलते हैं संवहनी धाराएं। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको क्षोभ मंडल जो है आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा। चलो, इसमें अगर देखोगे तो जलवाष्प भी मिलता है, जलवाष्प में आप लिख सकते हो। चलो, तो क्षोभ मंडल है आपको कंप्लीट हो गया। इसके बाद एक मिनट रुको, तो क्षोभ मंडल आप लोगों को समझ में आ गया होगा, राइट। क्षोभ मंडल पर क्यों गैसें पाई जाती हैं उसका बस रीजन यही है, भारी गैसें होने की वजह से, क्योंकि गैसें में जो अणु होते हैं उसमें जो भी परमाणु हैं का भार होता है वो सभी का अलग अलग होता है ना, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने। चलो, अब बात करते हैं हम समताप मंडल की। अब बात करते हैं दूसरा आता है समताप मंडल। तो समताप मंडल में आप देखोगे तो ये कितना पाया जाता है, ये 12 किलोमीटर से 50 तक पाया जाता है, राइट, 12 किलोमीटर से 50 तक। लेकिन इसके भी आप देखोगे दो होते हैं, ठीक, ये भी आप देखोगे दो हैं। जैसे जैसे आप देखोगे 12 किलोमीटर से 30 किलोमीटर तक इसका जो तापमान है, तो जो तापमान है उसमें थोड़ा वेरिएशन होता है, पॉइंटों में वृद्धि होती है, वृद्धि, यानी कि थोड़ी वृद्धि देखने को मिलेगी। अब देखो यहाँ से आप ये ट्रोपोपॉज, और ट्रोपोपॉज से जैसे आप ऊपर जाओगे तो ऐसे ऐसे थोड़ी वृद्धि होगी, देखो बिल्कुल, हम ज़्यादा इसको टेढ़ा नहीं करेंगे, ज़्यादा वृद्धि नहीं होती है, बिल्कुल थोड़ी वृद्धि होगी इस दिशा तक,
थोड़ी वृद्धि होगी, राइट। अब इसके बाद आप देखोगे इसके ऊपर क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे आपको मिल जाता है, हाँ यहाँ पे एक चीज़ और समझो, राइट। तो आप जैसे यहाँ तक जाओगे तो ये 12 से 30 किलोमीटर, तो ये समताप मंडल पूरा है, पूरा समताप मंडल ही है, राइट। समताप मंडल पूरा कंप्लीट है यहाँ तक। लेकिन ये जो मंडल है ये ओजोन मंडल है, तो ओजोन मंडल को अलग से ओजोन मंडल नहीं होता है, वो एक्चुअली समताप मंडल के ही अंदर होता है, ओके। ओजोन मंडल को आप अलग से मंडल नहीं पढ़ते हैं, वो उसको समताप मंडल के ही पढ़ते हैं। वो कैसे, आप थोड़ा समझो। जैसे समताप मंडल है, समताप मंडल 12 से 50 किलोमीटर तक कंप्लीट होता है, ओके। क्योंकि यहाँ पे जो तापमान है वो एक समान रूप से देखने को मिलता है, लेकिन पूर्ण रूप से समान नहीं होता है। ये दिमाग में क्लियर कट बैठा लो कि समताप मंडल अगर है तो वहाँ पे तापमान है वो समान होगा, पूर्ण समान तो होता है लेकिन पूर्ण रूप से नहीं मिलेगा, थोड़ा अंतर मिलेगा, थोड़ा अंतर मिलेगा। अगर प्रश्न बनता है कि समताप मंडल में तापमान है पूर्णतया समान होता है, तो बिल्कुल गलत है। समान पूर्णतया नहीं होता है, उसमें भी परिवर्तन होता है। जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तो उसमें तापमान में जो वेरिएशन है उसमें भिन्नता देखने को मिलेगी। ये भिन्नता आपको हम दिखा रहे हैं, ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, तो 12 से 30 किलोमीटर तक जो समताप मंडल है वो अच्छे तरीके से देखने को मिलेगा, यानी कि समताप मंडल है वो एक समान देखने को मिलेगा, लेकिन पूर्णतया नहीं हम कह सकते हैं, एक समान हम बोल सकते हैं, पूर्णतया नहीं, लेकिन क्योंकि तापमान है उसमें भी वेरिएशन थोड़ा होता है। चलो, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो ये वृद्धि होने के बेसिकली रीजन क्या है, बेसिकली रीजन क्या है, तो आप यहाँ एक चीज़ समझो कि जैसे ऊपर से क्या होता है ऊपर से क्या होता है कि विकिरण आता है, नीचे तक आता है, तो ये पार्थिव विकिरण यहीं तक रहता है। लेकिन ऊपर से अगर कोई तापमान आता है, राइट, ऊपर से विकिरण आता है, तो विकिरण का प्रभाव हम देखोगे तो यहाँ पर देखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे वायु जो है वो विरल होने लगती है और विरल वायु होने लगती है। तो यहाँ पे आप देखोगे विरल वायु जैसे ही होती है तो यहाँ पर झंझावात जैसी गतिविधियाँ नहीं होती, झंझावात जैसी कोई गतिविधियाँ नहीं देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर जो तापमान है वो बेसिकली थोड़ा थोड़ा वृद्धि होती है, थोड़ा थोड़ा, और वृद्धि होने का रीजन यही है कि यहाँ पे आप देखोगे कि ऊपर जाओगे, जैसे जैसे ऊपर जाओगे तो दाब में कमी होती जाएगी, दाब में कमी होती जाएगी, फिर टेम्परेचर में थोड़ी सी वृद्धि होगी, थोड़ी सी वृद्धि होगी। तो जहाँ पे आप देखोगे दाब में कमी होने का मतलब ये नहीं है कि टेम्परेचर बढ़ना है ना, बिल्कुल नहीं, उसका संबंध ऐसे नहीं है। अगर जहाँ दाब ज़्यादा है तो वहाँ टेम्परेचर भी ज़्यादा है, ऐसा संबंध होता है उनका। लेकिन आप यहाँ देखोगे यहाँ पर दाब तो कम होगा, दाब तो ऊपर जाने पे कम होगा, दाब का कोई निश्चित वही नहीं होता है, ऊपर जाओगे तो वो तो कम होता ही जाएगा, उसका कोई भी आरेख बनेगा ही नहीं सही से। तो सीधा आरेख है, बिल्कुल सीधा आरेख है। इसका आरेख अगर देखोगे तो ये तिरछा है ना, तो यहाँ पे आप देखोगे थोड़ा टेम्परेचर वृद्धि हो, थोड़ा। और टेम्परेचर वृद्धि होने का रीजन है कि यहाँ पर जो वायु है वो थोड़ी जो होती है कम होती जाती है, कम होती जाती है, तो तापमान में थोड़ी थोड़ी वृद्धि होगी। लेकिन ये ऊर्जा यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगी ज़्यादा, तापमान तो मिलेगा लेकिन तापमान में जो ऊर्जा होती है ना वो ज़्यादा नहीं मिलेगी। इसका रीज़न यही है कि यहाँ पे वायु विरल हो जाती है, और वायु विरल होती है तो जैसे जैसे वायु विरल होगी तो टेम्परेचर में वृद्धि होगी। वायु विरल होना मतलब सूर्य द्वारा जो टेम्परेचर है वो वृद्धि होगा, लेकिन ऊर्जा में वृद्धि इसलिए नहीं होगी क्योंकि ऊर्जा जो आप देखोगे तो वो डिपेंड वहाँ के वहाँ पे डिपेंड करता है वायु के घनत्व पर। तो वायु तो विरल है, वायु का घनत्व बहुत कम है, इसलिए तापमान थोड़ा थोड़ा बढ़ता है। लेकिन आप यहाँ से आप देखोगे तो थोड़ा और वृद्धि होने लगती है, आप देखोगे तो यहाँ पे और वृद्धि हो जाती है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 50 किलोमीटर ऊपर यहाँ आपको अगर देखने को मिलेगा तो वो देखने को मिलेगा यहाँ पर स्ट्रोटोपॉज, स्ट्रोटोपॉज। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे वृद्धि होने का मतलब क्या है जान रहे हो, क्योंकि आपको पता होना चाहिए यहाँ पे जो तापमान था -40 -60 डिग्री के बीच में था, अब ये जीरो पे आएगा, अब ये जीरो पे आएगा। अब ये वृद्धि हो रही है ना, तो वृद्धि जीरो से प्लस में नहीं हो रही है, जीरो से प्लस में नहीं हो रही है, जबकि माइनस से प्लस की हो रहा है, राइट।
माइनस से प्लस की ओर है। माइनस से प्लस की ओर इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे वायु विरल है। वायु विरल है तो निश्चित ही तापमान जो सूर्य का होगा तो वो तो कुछ तो वृद्धि करेगा। ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल सूर्य का जो तापमान है उसमें कुछ गर्मी मतलब कुछ तापमान टेम्परेचर उसमें है ही नहीं, टेम्परेचर तो है, कुछ तो है। ओके, लेकिन वही जो माइनस पॉइंट है उसको प्लस की ओर ले जाता है, वो प्लस की ओर ले जाता है। तो माइनस से फिर माइनस, प्लस प्लस फिर प्लस होने लगता है, फिर वो एक समय पे जीरो आ जाता है। तो ऐसे आप यहाँ पे कह सकते हो कि यहाँ पे वो जीरो आ जाएगा, और ये जीरो है इसको बोलते हैं स्ट्रेटोपॉज। ओके, इसे क्या बोलते हैं? स्ट्रेटोपॉज। और स्ट्रेटोपॉज जो होता है यहाँ पर टेम्परेचर जो है, यहाँ पे टेम्परेचर जो है ऐसे कह सकते हैं, यहाँ आप देखो ये पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर जो पाया जाता है ये हमारा वो है कौन? तो मंडल। और यहाँ से आप जाओगे यहाँ पे इस प्रकार से, राइट। तो ये है स्ट्रेटोपाउज। तो स्ट्रेटोपाउज पे है वो तापमान है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ जाता है। यहाँ पे होता है -40 से -60, राइट, -40 -60, और यही प्लस में आता है, प्लस की ओर जाता है। माइनस से प्लस की ओर होता है जबकि जीरो से प्लस की ओर नहीं होता है, माइनस से प्लस की ओर होता है। तो यहाँ पे आ जाता है वो जीरो। अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान यहाँ पे आ गया। तो यही आप आरेख देखोगे तो ऐसे ऐसे चलता है, और फिर ये ऐसा सीधा होता है। ओके, फिर ये ऐसा होता है सीधा, यहाँ पे आ जाता है जीरो। तो जीरो पे ये पॉइंट हो जाता है सीधा, राइट। तो ये हो जाता है यहाँ पे सीधा ऐसे। अब बात ये आती है कि ये तो टेम्परेचर था, ये स्ट्रेटोपाउज था, स्ट्रेटोपाउज पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाता है, राइट, 0 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाता है। अब बात ये यहाँ पे एक चीज़ और समझ लो, एक चीज़ और यहाँ पे समझ लो कि इसके पहले यहाँ पर आप देखोगे यहाँ तक मैंने आपको ये बताया था, ये वाला जो रेंज है 12 से 30 किलोमीटर है, और ये है 30 से 50 किलोमीटर, राइट। तो जीरो यहाँ 12 से 50 तक समताप मंडल है पूरा, लेकिन समताप मंडल के अंदर ही ओजोन मंडल है, ओजोन मंडल अलग से नहीं है। ओजोन मंडल समताप मंडल में ही पाया जाता है। वो कैसे, थोड़ा समझो कि आप जानते हो कि 12 से 30 तक, तो 30 से 28 यानी 28 से 30 किलोमीटर ये दो बीच में, यानी कि यहाँ से आप देखो, हाँ ये परत हम मान लेते हैं ऐसे। तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ से यहाँ तक, तो ये है 2 किलोमीटर, यानी 28 से 30 किलोमीटर के बीच। तो 28 से 30 किलोमीटर आप देखोगे तो यहाँ पर ओजोन की मिलती है सांद्रता। ओजोन की जो सांद्रता है वो सबसे ज़्यादा, सांद्रता सबसे ज़्यादा है। सांद्रता मतलब है वृद्धि, राइट। ओजोन की जो वृद्धि है या ओजोन की एक सांद्रता है उस सबसे ज़्यादा देखने को मिले। तो ओजोन सबसे ज़्यादा यहीं देखने को मिलती है, राइट। और यहाँ ओजोन आपको जो मिलेगी ना, यहाँ पर ओजोन जो होती है वो त्रिक परमाणु के रूप में अवस्थित होती है, त्रिक परमाणु के रूप में अवस्थित होती है। तो इसे हम कहते हैं यहाँ पे ओजोन मंडल। ओजोन मंडल वैसे होता है 30 से 50 किलोमीटर के बीच, लेकिन 28 से 30 किलोमीटर के बीच ओजोन की जो 2 किलोमीटर की परत होती है वो बहुत मोटी होती है, सांद्रता बहुत मोटी है। उसके बीच में आप देखते हो कि छिद्र होते हैं, वो हमने आपको एनवायरमेंट पढ़ाया था, उसके भी कंप्लीट बताया था। यहाँ पे ये सब नहीं पढ़ने वाले। तो ओजोन पाया जाता है। ओजोन तो आपको पता ही है कि त्रिक परमाणु है, और जैसे ही त्रिक परमाणु, जैसे ऑक्सीजन है ये, राइट, ये ऑक्सीजन का अणु है, ये ऑक्सीजन को द्वबंध से अणु, देखो ऑक्सीजन ऑक्सीजन जो होते हैं, ऑक्सीजन का जो अणु होता है द्वबंध से बना होता है, और जब इस पे क्या है, द्वबंध होते हैं इसके बीच में ऑक्सीजन के, जब इस पे क्या होता है, अल्ट्रा वायलेट जो किरणें होती हैं सूर्य की, इस पर टकराती हैं तो ये टूट जाती हैं। ये टूट गया, ये नवजात में बदल गया, टूट गया, तो फिर यही ऑक्सीजन के अणु से कर लिया तो क्रिया, तो फिर ये बन जाता है त्रिक परमाणु, ये बन जाता है त्रिक परमाणु। ऐसे ऑक्सीजन बनती है, फिर ये टूटती भी है, टूटती भी है ना। ओके, ये टूटती कैसे है तो आपको पता होना चाहिए कि ये टूटती भी है। अब जैसे आप जानते हो कि जैसे क्लोरो है, फ्लोरो है, क्लोरो फ्लोरो जो सी से बोलते हैं क्लोरोफ्लोरो, तो उससे के प्रभाव से ये टूट जाता है, उसके प्रभाव से ये टूटती है। बनती भी है, टूटती, ये एक नेचुरली घटना है, प्राकृतिक घटना है। वो बनती भी है और स्वयं टूटती भी है। लेकिन ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ये क्या करता है, क्लोरोफ्लोरो जो वहाँ पे कार्बन है वो इसे क्या करता है, नष्ट करता है, इसे नष्ट करता है, इसे तोड़ता है फिर इसे नष्ट कर देता है।
वैसे तो ऑक्सीजन स्वयं बन तरक जो ये है ये स्वयं बनती है, स्वयं उसमें टूटती है, तो ये तो इसमें प्राकृतिक घटना है। लेकिन इसे नष्ट करने की जो घटना है वो ये करता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसमें सबसे ज़्यादा जो होती है ऑक्सीजन, राइट। क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन होती है C2F2Cl2 ऐसे 2F2 करके, तो जब इस पर अल्ट्रावायलेट पड़ता है तो ये कार्बन है, फ्लोरो है, टूट जाता है। लेकिन Cl2 है, ये इस पर फिर पड़ता है प्रभाव, तो ये मुक्त मूलक बना लेता है। मुक्त मूलक है, ये मुक्त मूलक है, ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है। एक मुक्त मूलक ऑक्सीजन के, हाँ हाँ, उससे आर्गन उससे करता है ओजोन से। तो ये क्या है, एक क्लोरीन का जो मुक्त मूलक है वो 10 लाख ओजोन के अणुओं को मार देता है। तो ये नष्टीकरण है, ये नष्ट कर देता है। वैसे प्राकृतिक रूप से जो आप देखोगे तो ये जो ओजोन है ये स्वयं बनती है, स्वयं बिगड़ती रहती है, तो इसकी स्थिति यथावत रहती है, राइट। चलिए, अब बात ये आती है कि ये कहाँ तक पाई जाती है, 12 से 28 से 30 किलोमीटर के बीच, ये 28 से 30 किलोमीटर के बीच पाई जाती है। तो ये तो यहाँ तक पाई जाती है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा इसकी सांद्रता रहती है, इसकी सबसे ज़्यादा सांद्रता रहती है। चलो, अब इसके अगर ऊपर देखोगे तो ऊपर जाने पर भी ओजोन पाई जाती है, ऊपर जाने पर भी ओजोन पाई जाती है, राइट। ओजोन ऊपर भी देखने को मिलेगी, लेकिन वो जो ओजोन होती है वो कम मिलती है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा पाई जाएगी ऊपर, आप देखोगे 30 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के बीच, ठीक है, 30 से 50, 30 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के बीच अगर देखोगे तो यहाँ जो ओजोन है वो कम पाई जाएगी, मिलेगी कम पाई जाएगी, लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा पाई जाएगी। ओजोन आपको पता होना चाहिए, ओजोन ये प्राकृतिक चीज़ से मिलती है देखने को, लेकिन ओजोन हमारे वायुमंडल में नीचे भी मिलती है, यहाँ भी ओजोन पाई जाती है, राइट। ओजोन यहाँ भी मिलती है। तो यहाँ पर आप जानते हो जो पेड़ पौधे होते हैं कटते हैं, उनसे जो जलाए जाते हैं उनसे ओजोन मुक्त होती है, वहाँ से भी ओजोन उत्सर्जित होती है, तो यहाँ भी ओजोन मिलती है। लेकिन ये ओजोन सबसे ज़्यादा यहाँ भी मिलती है। ओजोन 50 किलोमीटर तक है, हमारी 0 से 50 किलोमीटर तक है ओजोन मिलती है, ओजोन मिलती है। नीचे वाली ओजोन है वो सबसे ज़्यादा हानिकारक होती है, आंखों में जलन नलन ये सब कुछ करती है। लेकिन ऊपर की जो ओजोन होती है, तो ये ओजोन जो है आपको देखने को मिलेगी यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ पे कम मिलेगी, लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा मिलेगी। फिर ऊपर जाओगे तो फिर कम मिलेगी, यहाँ पे सबसे ज़्यादा इसकी वृद्धि होती है 28 से 30। चलो, तो अब ऊपर अगर आप जाते हैं तो यहाँ तक तो 50 किलोमीटर, 30 से 50, तो यहाँ भी ओजोन मिलेगी। लेकिन ये जो मंडल है वो समताप मंडल में ही आता है, ओजोन मंडल समताप मंडल में ही आता है, राइट। चलिए, अब बात करते हैं कि ओजोन जो समताप मंडल है इसकी विशेषताएं क्या हैं, इसका क्या महत्व है या विशेषताएं क्या हैं, थोड़ा इसको समझो। विशेषताएं की बात की जाए तो आप जानते हो इसमें विशेषताएं यही पाई जाती हैं कि यहाँ पे जो तापमान है वो एक समान देखने को मिल रहा है, मतलब पूर्ण रूप से तो नहीं है, तापमान एक समान देखने को मिल जाता है। दूसरी विशेषता इसमें यह है कि इसमें ओजोन परत पाई जाती है, ओजोन परत इसी में ओजोन परत जो होती है वो समताप मंडल में ही देखने को मिलती है। और विशेषता अगर आप देखोगे तो विशेषता अगर आप इसमें बहुत सारी विशेषताएं हैं, तो यहाँ पे यहाँ पे जो गैसें होती हैं वो विरल देखने को मिलती हैं, गैसें विरल होती हैं, राइट। गैसें विरल होती हैं। तापमान में अगर आप देखोगे तो तापमान का जो प्रभाव होता है वो एक प्रकार से ज़्यादा क्रियाशील नहीं होता है। तो ये चीज़ें इसकी कुछ विशेषताएं हैं। और अगर आप देखोगे तो समताप मंडल का महत्व किस लिए है, तो समताप मंडल का महत्व देखोगे तो यहाँ पर जो होते हैं हवाई जहाज होते हैं वो समताप मंडल में ही उड़ाए जाते हैं, राइट। समताप मंडल 12 से ऊपर किलोमीटर जब जाते हैं जहाज ऊपर होते हैं तो वहाँ जहाज क्या होते हैं, उड़ाए जाते हैं। समताप मंडल में ही जहाज उड़ाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे तापमान, वहाँ पे जो वायु है वो उसका ज़्यादा वेग वेलोसिटी है वहाँ देखने को नहीं मिलती है। वायु बहुत दूर दूर विरल होती है, दूर दूर अणु होते हैं वायु के, तो इसलिए बहुत वहाँ पे जो भी हैं जहाज हैं सब वहीं उड़ाए जाते हैं। लेकिन ये हेलीकॉप्टर नहीं हम कह रहे हैं, वो हवाई जहाज जो होते हैं वो उड़ाए जाते हैं, ठीक है। आप हेलीकॉप्टर को समझो। चलो, इसके बाद ये तो समताप मंडल के विषय में समझा। अब समझते हैं मध्य मंडल। मध्य मंडल को थोड़ा समझ लो, इसे बोलते हैं मेसोस्फीयर, राइट। मेसोस्फीयर
तो मेसोस्फेयर आप देखोगे चलिए, तो मेसोस्फेयर तीसरा आता है मेसोस्फेयर। तीसरा जो आता है वो आता है मेसोस्फेयर, या हम इसे कहते हैं मड मंडल। मध्य मंडल। तो मध्य मंडल में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आप देखोगे जो तापमान है वो पुनः यहाँ पे कम होने लगता है। राइट, पुनः कम होने लगता है। ओके, पुनः तापमान है वो कम होने लगता है। तो आरेख आप यही समझ लीजिए कि यहाँ पे आप ये का अवलंब है, तो यहाँ से आप इसको अगर मापन करोगे तो निश्चित रूप से ये देखो तापमान में कमी है। यहाँ देखो का आरेख थोड़ा वृद्धि है, तो इसके तापमान में वृद्धि है। यहाँ पे देखो कमी है, तो यहाँ से जाओगे तो यहाँ पे क्या होगी, कम होता जाएगा, माइनस में होगा, तो यहाँ पे फिर प्लस में जीरो हो जाएगा, तो यहाँ स्टॉपवॉच कहते हैं जीरो पे। इसके बाद फिर कम होगा, फिर कम होगा, तो फिर कम होगा, लेकिन ज़्यादा कम नहीं होता है, कम होता है, नॉर्मल कम होता जाता है, क्योंकि वायु विरल होती जाती है तो यहाँ कम होता जाता है। तो मेसोस्फीयर में आप देखोगे कम होता है। ठीक, तो इसे बोलते हैं मेसोपाउज, इसे बोलते हैं मेसोपाउज। तो तीन मेसोपाउज यानी कि हमारे वायुमंडल में तीन पाउस पाए जाते हैं। पहला है ट्रोपो, ये 12 किलो, 0 से 12 किलोमीटर के बीच में, 1-1.5 किलोमीटर के बीच में पाएगा। इसके बाद स्ट्रेटोपाउज जहाँ पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है। राइट, उसे हम बोलते हैं शीत बिंदु, उसे हम एक नाम और देते हैं शीत बिंदु। ओके, इसे बोलते हैं शीत बिंदु। अब इसके बाद फिर से तापमान कम होगा और इसे बोलते हैं मैसो पाउच। तो ये तीन पाउच पाए जाते हैं। इसके ऊपर पाउच नहीं मिलेंगे, अब इसके ऊपर पाउच नहीं मिलेंगे, इसके नीचे परत मिलेंगी, इसके ऊपर परत मिलेंगी, हम बताएंगे। ठीक है, यहाँ पे पाया जाएगा पाउच, तो ये यहाँ पे भी तापमान है वो कम हो जाएगा, पुनः कम होगा। राइट, इसके बाद आप देखोगे, अब इसके ऊपर आता है आयन मंडल। आयन मंडल आता है, ये आयन मंडल है। तो आयन मंडल में आप देखोगे तो यहाँ से तापमान फिर वृद्धि होती, लेकिन नॉर्मल नॉर्मल तापमान में फिर वृद्धि होगी। यहाँ पे सुना, यहाँ पे देखना, तापमान में एकदम वृद्धि होती, यहाँ पे सुनना, तापमान में एकदम वृद्धि होगी, फिर ये नॉर्मल हो जाएगा। यहाँ पे अचानक वृद्धि होती है, अचानक वृद्धि होती है, फिर ये नॉर्मल हो जाएगा। ओके, चलो थोड़ा 1 मिनट रुको, हम फिर से समझाते हैं। देखो, जैसे आप ऐसे जाओगे तो यहाँ पे अचानक वृद्धि होगी। मेसोस्फीयर है ये, मेसोपाउज बोलते हैं इसे, मेसोपाउज। मेसोपाउज पे तापमान जो होता है वो पुनः माइनस में जाता है। राइट, पुनः माइनस में जाता है, लेकिन हल्का हल्का रहता है, इतना नहीं जितना यहाँ रहता है, इतना नहीं माइनस में जाता है, थोड़ा माइनस में जाता है। इसके बाद इसका तापमान है अचानक वृद्धि होती है, अचानक। ये आयन मंडल है जिसे बोलते हैं थर्मोस्फीयर। अचानक वृद्धि होगी, फिर ये नॉर्मल हो जाएगा, फिर इसका तापमान है वो एक समान वृद्धि से ऐसा बढ़ता चला जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, अचानक वृद्धि हो रही है इस प्रकार से, फिर ये अचानक ऐसे, फिर ऊपर जाओगे तो ऊपर एक समान देखने को मिलता जाएगा। फिर एक समान नहीं, वृद्धि ऊपर होगी, ऊपर जाने से वृद्धि होगी तापमान में, लेकिन वृद्धि जो है वो एक न्यूट्रल की अवस्था में होती जाती है। ऐसा नहीं है कि मतलब जिगजैग तरीके से हो, ऐसा नहीं होती है, फिर नॉर्मल होती जाती है। जिगजैग जो है वो इन्हीं आयन मंडल के नीचे जितने भी मंडल हैं इसी में देखने को मिलती है। चलो, तो आप ऐसे समझ लो कि यहाँ पे वृद्धि होती है, तो वृद्धि होने की वजह से आप जानते हो कि ये तो मेसोपाउज है, तो मेसोपाउज में आप जानते हो यहाँ पे कि आप जानते हो कि इसकी विशेषताएं क्या हैं। तो विशेष ये होता कितना किलोमीटर तक है, तो इसको पहले लिख लो आप। ये होता है 25 से 80, ये होता है, सॉरी 50 से 80। यहाँ से आप देखोगे 50 से 80, तो सौ मौसो जो ये होता है, यहाँ से ऐसे लिख लो 50 से 80। राइट, अब 80 से अगर ऊपर जाओगे आप, 80 से ऊपर जाओगे तो पहले आप इसकी थोड़ा विशेषताएं और लिख लो। मैसो जो स्फीयर होता है इसे मध्यमंडल बोलते हैं, इसकी विशेषताएं क्या हैं। तो यहाँ पे आप एक चीज़ समझो
यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पर जो वायु है वो कुछ मिलती है, इनकी तुलना में भले ही कम हो, लेकिन यहाँ कुछ वायु मिलती है इस क्षेत्र में, सुना, इस क्षेत्र में कुछ वायु मिलती है, क्योंकि ये क्षेत्र कौन है, मध्यमंडल है, तो मध्यमंडल में कुछ वायु देखने को मिल जाएगी, कुछ वायु देखने को मिल जाएगी। लेकिन यहाँ वायु होती ही नहीं, बिल्कुल मतलब है ही नहीं, जीरो में है, ठीक है, यहाँ वायु नहीं होती है, बिल्कुल पॉइंट मिलती है लेकिन बिल्कुल पॉइंट में ही है, तो उसको क्या मानोगे। यहाँ पे वायु कुछ होती है, यहाँ वायु होती है और यहाँ कुछ घर्षण भी देखने को मिलेगा। वायु होती है और समझ लो जहाँ वायु है तो वहाँ तो घर्षण मिलेगा ही निश्चित। तो आपको पता होना चाहिए कि मेसोस्फीयर में विशेषता क्या है, कि यहाँ पर वायु वायु जो है, में वायु जो है वो कुछ मात्रा में मिलती है, भले ही परसेंट एक एक 0 पॉइंट में हो, वो परसेंटेज मिलेगी, वायु मिलेगी। इसके बाद आप देखोगे तो इसमें जितने जो उल्कास होते हैं, उल्कास, उल्कास का मतलब ये है, ये उल्का पिंड जो आपने देखे हो, आप जानते हो ये उल्का पिंड कौन होते हैं। तो आपको मैंने बताया था जो पृथ्वी और सॉरी मंगल और मंगल है, और इसके बाद इधर आप देखोगे बृहस्पति है, तो बृहस्पति मंगल के बीच क्या पाए जाते हैं, तो ये आपको मिलेंगे छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह, राइट, ये छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह मिलेंगे। यही क्षुद्र ग्रह जो होते हैं, यही जब तेज गति में घूमते हैं तो ये टूट जाते हैं, तो टूट के तुरंत पृथ्वी की तरफ आते हैं, मंगल की तरफ भी जाते हैं, राइट, कुछ दिशा में बदलते हुए पृथ्वी की तरफ आते हैं। तो पृथ्वी में जैसे ही ये आते हैं, सुनना, पृथ्वी में आते हैं ना, कुछ ये पृथ्वी में भी आते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो सूर्य द्वारा कुछ टूट टूट के आते हैं, जैसे पृथ्वी ये है और आप जानते हो सूर्य ये है, तो यहाँ से जाएंगे तो इस दिशा में जाते हैं, तो इनको आस्ट्रो ब्रूलसेल्स भी बोलते हैं, आस्ट्रो नीचे उनको अलग अलग इनके नाम दिए जाते हैं। आस्ट्रोलिस होता है ऊपर, ब्रूसेल्स होता है, तो दो नाम इसके होते हैं, ब्रूसोलिस और आस्ट्रोलिस, ठीक, ब्रूसोलिस ब्रूसेलिस ऐसे बोलते हैं, आस्ट्रोलिस भी बोलते हैं। तो जैसे ये आते हैं, जैसे ही ये आते हैं और जैसे ही ये मध्यमंडल में आते हैं, राइट, ये एक प्रकार के उल्का ही पिंड होते हैं, जैसे ही टूट के गिरते हैं, सूर्य से भी आते हैं और आप जानते हो यहाँ से भी आते हैं, क्योंकि ये तेज गति से घूमते हैं, यहाँ से भी टूट के आ जाते हैं, और जब ये आते हैं तो इनको उल्का पिंड बोलते हैं, तो बोलते हैं उल्का पिंड। और जब ये जमीन में गिरता है, कभी कभी आपने देखा हो जमीन में भी गिर जाता है, तो टूट के घर्षण ऊपर ही हो जाता है, जब ये जमीन में गिरता है उनको बोलते हैं उल्कास, कास, या हम इसे ऐसे बोल सकते हैं उल्का, पिंडनमा होते हैं, जब नीचे गिरते हैं तो उल्कास हो जाते हैं, तो उनको उल्कास ही हम समझते हैं। तो उल्का पिंड जो है वो आते हैं और जैसे ही पृथ्वी की मध्यमंडल में आते हैं, तो मध्यमंडल में क्या मिलता है, वो मिलती है वायु, थोड़ी वायु मिल जाती है, तो यहाँ पर इनका हो जाता है घर्षण, और जैसे ही घर्षण, घर्षण का मतलब यही है कि ये टूट जाते हैं, घर्षण का मतलब यही है कि ये टूट जाते हैं। तो टूटने के बाद क्या होता है कि टूटने के बाद में ये यहाँ पे क्या है, जल जाते हैं, जल जाते हैं, जैसी वायु है, वायु में घर्षण पाया जाता है और ऐसी घर्षण से ये इनकी क्रिया होती है, तो ये क्या है, जल जाते हैं, और जैसे ही ये जले तो इनकी क्या बन जाती है, राख। तो आपने देखे हो तेज गति से, आपने स्पेस में देखा हो, अंतरिक्ष में, जैसे ही आपने देखा हो एक दिशा से दूसरी जगह वो जलते हैं, जलते हुए देखे हो, एकदम तेज गति से जलते हैं, ऐसे करके जलते हुए देखे हो आपने, भागते हुए जलते देखे हो, वे एक्चुअली में उल्का पिंडी होते हैं, राइट, वो उल्का पिंडी होते हैं। वो जैसे ही मध्यमंडल में गमन करते हैं या मध्यमंडल में जैसे ही प्रवेश करते हैं, तो उनका हो जाता है वायु से घर्षण, जैसे ही वायु तो गर्म होती है, घर्षण हुई तो उनको जला देती है, और जलाते हैं वो बन जाती है राख। अब ये बन गई कौन सी, राख। अब राख बन गई, तो यही राख जो है, यही राख जो है, आप देखोगे नीचे से भी आप जानते हो ऊपर आर्द्रता मिलती है, आर्द्रता मिलती है, आर्द्रता नीचे सबसे ज़्यादा होती है। अब जैसे ऊपर जाओगे तो आर्द्रता ऊपर भी होती है थोड़ी थोड़ी, तो यही आर्द्रता जो है ये इस राख से कर लेती है क्रिया, यही राख से, इस राख से कर लेती है क्रिया, और फिर ये बना लेती है बादल। और ये जो बादल होते हैं ये बिना पानी के होते हैं या बिना वर्षा के, इसमें कोई जलल नहीं होता है, राइट, ये राख से बने बादल होते हैं, और बड़े अच्छे अच्छे देवी नुमा बादल होते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया इनकी वो बनती है तस्वीरें, आपने देखे हो ऊपर बड़े डिजाइन नुमा बादल होते हैं ना, तो यही बादल होते हैं, ये इसमें कोई वर्षा नहीं होती, ये वाइट कलर के हो जाते हैं, तो आर्द्रता जाती है, कभी कभी इनका कलर वाइट भी होता है, नॉर्मल में ब्लैक भी मिल जाता है, क्योंकि राख जो होती है ना, जो राख होती है वो
क्या होती है कि जब उल्का पिंड जो होते हैं वो जब जलते हैं तुरंत, तो उनकी राख सफ़ेद रहती है, काली नहीं होती है, सफ़ेद रहती है। तो सफ़ेद में भी आपने देखो आर्द्रता से युक्त होते हैं तो सफ़ेद सफ़ेद नमा डिजाइनें बन जाती हैं। जब वो थोड़े लंबे समय में बने रहते हैं वही बादल, तो फिर वो काले नुमा में परिवर्तित हो जाते हैं। तो आपने देखे हो जो बादल हैं का भी अलग अलग होता है, लेकिन ये बादल जो हैं, ये बादल जो हैं ये बिना पानी के होते हैं, इनमें कोई बारिश नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि ये राख से बने होते हैं। कि डिजाइने आपने देखोगे क्षोभमंडल से आप उधर वहाँ से यहाँ ध्रुवों से आप अगर देखोगे तो बहुत अच्छे अच्छे देखने को मिलेंगे। अच्छी अच्छी सीनें खींच के लाओ, फोटो खींच के लाओ। चलो, तो ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो बादल बन जाते हैं, तो फिर ये बादल है, इसकी विशेषता यही है कि यहाँ उल्का पिंड है वो जलते हैं, इसके बाद ये बादल बन जाते हैं। तो ये बादल जो हैं तो इनका यहाँ पे नाम दिया जाता है, राइट। यहाँ इनका नाम होता है नाम इनका लिख लो, इनका नाम होता है नाकटीय लूसेंट क्लाउड्स, को बोलते हैं बादलों को नाकटीय, नाकटीय लूसेंट क्लाउड्स। नाकटीय लूसेंट तो ये वैज्ञानिक थे, उन्हें अपने नाम से रखा है क्लाउड्स। क्लाउड्स का मतलब तो आपको पता ही होना चाहिए, बादल ही होता है। तो ये नाकटी है, नाकटी का मतलब ये, नाकटी का मतलब ये लूसेंट नाम के आप देखोगे तो ये वैज्ञानिक थे, लेकिन नाकटी का मतलब ये है कि ये एक प्रकार से नाटक नुमा होते हैं, और वैसे थोड़े तिरछे मिर्चे इस प्रकार से, ऐसे कलाकार जैसे ऐसे नुमा आकृतियां नुमा होती हैं ना, तो एक नाकटीय है, राइट। तो इसलिए इनका नाम नाकटीय लूसेंट क्लाउड्स रखा गया है। और जितने भी बादल हैं बनते हैं, इनको संपूर्ण बादलों को, वैसे जो डिजाइन नुमा बनते हैं उनको बोलते हैं नाकटीय लूसेंट क्लाउड्स, और संपूर्ण बादल जो इनके बनते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं पर्ल्स ऑफ क्लाउड्स, पर्ल्स ऑफ क्लाउड्स। ये पीसीएस वगैरह में पूछ देता है, आप इनको लिख लीजिए, पीसीएस में पूछ देगा पर्ल्स ऑफ क्लाउड्स किसे कहते हैं। अब पढ़ाई नहीं तो कैसे बता पाओगे। चलो तो ऐसे आप ये चीज़ें समझ सकते हो। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, स्पष्ट आपको, कि पल्स ऑफ क्लाउड्स किसे कहते हैं, नाकटीय लूसेंट क्लाउड्स किसे कहते हैं, ये आपको इस पर समझ में आ गई होगी। ये बिना वर्षा के होते हैं, तो इसकी कुछ विशेषताएं यही हैं कि यहाँ पर तापमान है वो भी कम होता जाता है। इसके बाद यहाँ पर उल्कास हैं वो जल जाते हैं, राख बन जाते हैं, तो यहाँ पे बादल बनते हैं। वो बादल जो होते हैं वो नाकटीय लूसेंट क्लाउड्स बोलते हैं। ये कुछ इसकी विशेषताएं हैं, राइट। चलिए, चलो इसके बाद पढ़ते हैं, एक मिनट। चलो इसके बाद आता है हमारा चौथा, थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर, या हम इसे बोलते हैं आयन मंडल। आयन मंडल, आयन मंडल का मतलब है आयन, यहाँ पे जितने ये जो गैसें होती हैं आयनित हो जाती हैं, आयनित हो जाती हैं। आपको पता होनी चाहिए ऊपर जो गैस आयन मंडल में पाई जाती है वो केवल हाइड्रोजन मिलती है, अन्य गैसें जो हैं वो नहीं मिलती हैं, राइट। हाइड्रोजन गैस हल्की होती है, सबसे हल्की है, तो वो ऊपर देखने को मिल जाती है, और गैसें जो हैं वो सब नीचे मिलती हैं। मेसोस्फीयर में आर्गन वगैरह मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन वगैरह यहाँ भी नहीं देखने को मिलती है, और हाइड्रोजन भी मिल जाती है। तो ऊपर और जाओगे तो ऊपर आप जैसे जाते हो तो फिर आयन मंडल में हाइड्रोजन गैस मिलती है, तो हाइड्रोजन जो है वो वहाँ पे आयनित हो जाती है, राइट। आयनित का होने का मतलब ये है कि यहाँ पर दाब है वो एक प्रकार का देखने को नहीं मिलेगा, दाब भी यहाँ पे बिल्कुल ही नहीं देखने को मिलता है। दाब होता है बिल्कुल 0 पॉइंट में दाब, कोई भी यहाँ पे आप पास्कल देखोगे, पास्कल से कोई ज़्यादा नहीं होता है। आयन मंडल में दाब भी वहाँ नहीं मिलता है। लेकिन आप देखोगे यहाँ पर तापमान जो होता है, तापमान जो होता है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तापमान जो है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, उसका रीज़न यही है, यहाँ पे तापमान है वो 1000 डिग्री से 1200 डिग्री तक देखने को मिलेगा। उसका बेसिक रीज़न यही है कि यहाँ पर जो तापमान है
वो अधिक होने का मतलब है वहाँ पे दाब जो है वो है नहीं, दाब नहीं है ना, दाब वहाँ नहीं देखने को मिलेगा। तो वहाँ पर वायु है, वायु का कोई मतलब नहीं। देखो जहाँ पे वायु होती है वहाँ दाब होता है, वायु जहाँ होती है वहाँ दाब एक्चुअली में देखने को मिल जाता है, ठीक है। लेकिन दाब केवल वायु पे ही डिपेंड नहीं करता है, ये दिमाग में क्लियर कट कर लिए ना। दाब पृथ्वी के घूर्णन परिक्रमण पे ही डिपेंड करता है, उस पर भी डिपेंड करता है, लेकिन केवल वायु पे ही डिपेंड नहीं करता है। चलो तो आप यहाँ पे समझो आयन मंडल को। तो आयन मंडल जो है इसमें आप देखोगे ऊपर तापमान है, अधिक से अधिक वृद्धि होती जाएगी, बहुत ज़्यादा वृद्धि होगी उसमें। ये आरेख आप देखो तो यहाँ पर आप अचानक वृद्धि होगी, अचानक वृद्धि होगी। अब फिर ये न्यूट्रल होता हुआ वृद्धि होती जाती है, तो फिर ये एक समान वृद्धि होगी, लेकिन यहाँ पे अचानक वृद्धि होगी। और अचानक वृद्धि होने का बस यही रीज़न है कि यहाँ पर आप देखोगे जो परतें हैं वो देखने को मिलेंगी, और वो परतें जो हैं आप देखोगे इस प्रकार से 3 परतें देखने को मिलती हैं, इनको थोड़ा आप समझ लो। तो सबसे पहली परत मिलेगी डी परत, डी परत है। तो डी परत में आप देखोगे तो ये परत जो है यहाँ पर आयनन क्रिया है वो सबसे कम पाई जाती है, आयनन क्रिया है वो सबसे कम मिलेगी, राइट। ये लिख लो, केवल हम लिखते जा रहे हैं, सबसे कम मिलेगी, आयनन क्रिया सबसे कम मिलेगी। कम होने का मतलब यही है कि यहाँ पर थोड़ी वायु भले ही मिल जाती है, वो वायु है तो वहाँ आयनन क्रिया ओबियसली कम होगी ना। तो डी परत है, तो डी परत इसको एक नाम और देता है डिसीज, कुछ नाम इसका एक और है। डी परत का मतलब है डिसीज, कुछ नाम से दिया जाता है। तो ये डी परत होती है। और तापमान आपको पता ही होना चाहिए कितना वृद्धि होती है, बहुत ज़्यादा वृद्धि होती है। और यहाँ पर देखोगे इसके ऊपर वाली जो ये वाली है तो ई परत होती है। तो ई परत जो है ये एक्चुअली में जो परतें हैं ना ये इलेक्ट्रॉनिक परतें हैं, राइट। ये परतें कुछ वैसी परतें नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन की परतें हैं। यहाँ पे ये डिसाइड किया गया है कि इलेक्ट्रॉन की जो घनत्व हैं वो किस परत में कितनी मात्रा में पाए जाते हैं। घनत्व जो है वो मात्रा पर डिपेंड करता है कि वहाँ पे जो क्षेत्रफल है और क्षेत्रफल में जो भी सांद्रता है वो कितनी है, राइट, इलेक्ट्रॉनों की। तो इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे सबसे कम मिलेंगे, यहाँ थोड़े ज़्यादा मिलेंगे। इसके ऊपर आप देखोगे ये वाली परत है एफ परत, एफ परत जो है वहाँ पे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक घनत्व मिलेगा। तो इलेक्ट्रॉन का सबसे ज़्यादा घनत्व कहाँ मिलेगा, वो मिलेगा आपको एफ परत में, सबसे कम मिलेगा डी परत में। इसमें भी थोड़े होते हैं, सबसे ज़्यादा मिलेंगे एफ परत में। और इलेक्ट्रॉन क्यों मिलते हैं, तो इसका रीजन आप यही समझ लो, यहाँ पे दाब है वो नहीं देखने को मिलेगा, और दाब नहीं तो आयनन क्रिया ऑटोमेटिक होगी, क्योंकि यहाँ पे कॉस्मिक जो किरणें हैं वो यहाँ आती हैं। कॉस्मिक किरणें जैसे ही आती हैं तो दाब ना होने की वजह से यहाँ पर उपस्थित जो हाइड्रोजन है उसको आयनित कर देती हैं। और आयनित करने का मतलब है तोड़ना, और जैसे ही तोड़ते हैं एक प्रकार का हाइड्रोजन क्या है हाइड्रोजन जो गैस होती है वो एक अणु के रूप में होती है, हाइड्रोजन एक अणु के रूप में होती है। तो वो अणु जो है वो जैसे ही इस पर विकिरण पड़ता है तो ये अणु क्या है वो परमाणु में टूट जाता है। और परमाणु पूरा आपको देखने को मिलेगा किस में टूटता है, वो टूटता है इलेक्ट्रॉन में, क्योंकि परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन में टूट जाता है। तो फिर यही इलेक्ट्रॉन इसमें देखने को मिलेंगे। लेकिन इलेक्ट्रॉन में जो परतें हैं वो इलेक्ट्रॉन को निर्धारित की गई हैं कि किस परत में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, उसके अकॉर्डिंग वो डिसाइड किया गया है। तो डी में कम है, डी में कम क्यों है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी गैस तो मिल जाती है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी गैस मिल जाती है, वायु थोड़ी मिल जाती है। इसके ऊपर यहाँ पे वायु और कम हो जाती है, बिल्कुल बिल्कुल कम हो जाती है, यहाँ पे वायु होती ही नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ ई परत में एफ परत में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, ई परत में कम, डी परत में उससे भी कम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। चलो तो इस प्रकार से आप ये परतें समझ सकते हो, लेकिन इनका अलग अलग नाम यहाँ पे दिया गया है। लेकिन डी परत है इसका जैसे आप जानोगे तो ये प्रकार की न्यूट्रल परत होती है, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन आप देखोगे दिन के समय में बन जाते हैं, ठीक, दिन के समय में यहाँ इलेक्ट्रॉन बनते हैं और रात के समय में ये फिर से ख़त्म हो जाते हैं। तो डी परत है इसका कोई ज़्यादा वो नहीं है, क्योंकि डी परत में दिन में इलेक्ट्रॉन बनते हैं, दिन में सूर्य का प्रकाश आता है, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस है उसका आयनिक क्रिया होती है। तो यहाँ पे तो परत है, डी परत है, इसमें इलेक्ट्रॉन बनते हैं, दिन में बनते हैं। और जैसी रात होती है, जैसी रात होती है तो फिर यहाँ तापमान यहाँ रहता नहीं है और वायु यहाँ पे मिलती रहती है। तो वायु होने की वजह से फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं बनते हैं, इलेक्ट्रॉन रात में नहीं बनते हैं। तो इसलिए इसका कोई ज़्यादा खास महत्व नहीं है। तो सूर्यास्त के बाद में ये परत है वो ख़त्म हो जाती है, दिन में बनती है रात में ख़त्म हो जाती है, दिन में बनती है रात में ख़त्म हो जाती है। चलो इसके बाद जो ई परत है, तो ई परत में कुछ गैस जो वायु है वो थोड़ी और कम हो जाती है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन
मौजूद रहते हैं रात में भी। तो इसका नाम, एक नाम और है, लिखना चाहो लिख लो, कैलिनी हेविसाइड, एक वैज्ञानिक थे कैलिनी हेविसाइड। तो इन्होंने इसका नाम रखा था, ये पीसीएस वगैरह में पूछ सकता है कि ई पर्थ की खोज किसने की, तो कैलिनी हेविसाइड थे, उन्होंने की थी। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन काफ़ी मिल जाते हैं। इसके बाद एप पर्थ है, एप पर्थ है तो इसका भी नाम है इसका भी नाम है, अगर लिखना चाहो तो एपल्टन पर्थ इसे बोलते हैं, इसे बोलते हैं एपल्टन पर्थ, एपल्टन, एपल्टन पर्थ बोलते हैं। लेकिन आप देखोगे ये भी पर्थ है, दो भागों में रहती है, F1 और F2, राइट, F1 F2। तो F1 पर्थ जो है और कम है, F2 में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है वो देखने को मिलते हैं, सबसे ज़्यादा F2 में इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे। चलो, ये तो इसमें आपको बता दिया आयनन मंडल है। आयनन मंडल की विशेषताएं क्या हैं, तो आप विशेषताएं अगर आप देखोगे तो आयनन मंडल की विशेषताएं थोड़ा लिख लो, इम्पोर्टेंट है। आयनन मंडल की विशेषताएं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, उनको तो जरूरी लिखना है। काफ़ी लंबा लेक्चर हो गया है लगभग में, ठीक है, थोड़ा और बचा है तो उसको थोड़ा समझ लो, क्योंकि अगर डीपली समझोगे तो फिर टाइम लगता ही है। चलिए, तो आप देखोगे आयन मंडल की जो विशेषताएं हैं वो क्या हैं। तो आयन मंडल है, उसकी विशेषताएं, विशेषताएं का मतलब ये है कि इसकी क्या विशेषता पाई जाती है। तो आपको पता होना चाहिए कि डी पर्त की कोई खास ज़्यादा विशेषता नहीं होती है, ये परतों में विभाजित होता है ना। डी परतों की कोई खास ज़्यादा विशेषता नहीं है, क्योंकि ये दिन में बनता है, रात में ख़त्म हो जाती है, दिन में बनती है, रात में ख़त्म हो जाती है। जबकि ए पर्त जो ई पर्त है इसकी कुछ विशेषता होती है, राइट, ई पर्त है इसकी कुछ विशेषता होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि इनका विशेषता किस क्षेत्र में होती है, वो होती है रेडियो संचरण में। रेडियो संचरण में जो अपनी संचार प्रणाली है, जो आप जानते हो कि जितने भी ये टेलीकॉम कंपनियां हैं, टेलीकॉम कंपनियां जो भी जैसे वोडाफोन है और भी जितनी कंपनियां होती हैं, वोडाफोन, जियो, जितनी कंपनियां हैं, तो ये रेडियो संचारण है। क्योंकि आप जानते हो जो भी हम अब फ़ोन से जो काम करते हैं या फ़ोन से एक दूसरे फ़ोन में जो कनेक्शन होता है वॉइस का, वो रेडियो संचारण है, राइट, वो रेडियो संचरण है। तो रेडियो संचरण में आप देखना, हमेशा क्लियर कट कर लेना कि जैसे हम मोबाइल से बोलते हैं तो मोबाइल से यहाँ तक कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति यहाँ, एक व्यक्ति यहाँ, तो इन दोनों व्यक्तियों के बीच में आप देखोगे जो संचरण होता है वो रेडियो का, वो आप सीधा सीधा नहीं, ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है, समझ रहे हो। इसका सीधा सीधा इसका प्रभाव कैसा है, क्योंकि इसमें होना चाहिए परावर्तन, परावर्तन होना चाहिए। वो कैसे, पहले समझो। जैसे रेडियो संचरण कैसे होता है, पहले आप ये समझ लो, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। मान लो ये हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी पर एक व्यक्ति इस क्षेत्र पर खड़ा है और एक व्यक्ति इस क्षेत्र पर है पृथ्वी के। तो ये व्यक्ति जैसे कॉल करता है तो ये रिसीव करता है, तो इनके बीच में रेडियो संचरण होगा, राइट, इनके बीच में कनेक्शन होगा, के बीच में क्या होगा, कोरिलेशन होगा, राइट। तो अब क्या होता है कि इनके बीच में कैसे होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो तरंगे हैं, पहले इस तरंगे को यहाँ नहीं भेजता है, इसे नहीं भेजता है, ये सीधा तरंगे जाती हैं ऊपर, ऊपर भेजता है। तो ऊपर जैसे ही यहाँ भेजता है तो आप देखोगे 600 किलोमीटर, राइट, 600 किलोमीटर पे जाता है। तो कोई व्यक्ति अगर यहाँ पर है, सुनना बात, यहाँ पर है, अब जैसे कि यहाँ तक जाएगी तो यहाँ पे आएगी, तो अगर व्यक्ति यहाँ तक है तो एक दिशा तक जाएगी, यहाँ पर एक रेंज तक जाएगी, यहाँ से यहाँ वापस आ जाएगी। अगर व्यक्ति यहाँ पर है तो फिर यही तरंग और ऊपर जाएगी, तो यहाँ पर जाएगी, फिर यहाँ पे आ जाएगी, राइट। इसके बाद वही व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर है तो वो व्यक्ति, फिर वो तरंग जाएगी और ऊपर जाएगी, तो यहाँ पे जाएगी, तो इस प्रकार से आएगी। तो ये क्या है, ये है पूर्ण परावर्तन, और पूर्ण परावर्तन पे ही रेडियो तरंगें काम करती हैं। ये दिमाग में क्लियर कट कर लो, ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है पीसीएस, राइट। तो ये आप इस प्रकार से ऐसे जाती हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे टकराती हैं, फिर पुनः यहाँ पे वापस आती हैं। तो जो रेडियो तरंगें हैं ना, ये ऐसे ही काम करती हैं। तो अब यहाँ टकराती कौन है, तो आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर होती है ई पर्थ, ई पर्थ, ई पर्थ होती है, राइट। तो जितनी भी परतें होती हैं ना, तो ये परतें रेडियो तरंगों के जो संचरण है उसको डिसाइड करती हैं
कि किस स्थिति में व्यक्ति खड़ा है, तो स्थिति में होती है। कभी कभी आपने देखा हो कि इनकी वॉइस मिसमैच हो जाती है। तो मिसमैच होने का रीज़न है कि या तो उसमें जो परत है उसमें किसी प्रकार की कोई घटना घटी हो। बहुत सारे ऐसे आपने देखे हों, उल्का पिंड आते रहते हैं, तो स्थितियाँ जो हैं वो ठीक नहीं रहती हैं, संचार भ्रष्ट हो जाता है, फिर कुछ समय के लिए होता है। होने का रीज़न यही है कि इनकी जो परतें हैं उसमें डिसबैलेंस होता है, तो इस वजह से ये रेडियो तरंगें हैं वो निश्चित नहीं पूर्ण परावर्तन होती हैं, तो फिर वॉइस जो है वो क्लियर नहीं आती है, कभी कभी कटती है, या कभी कभी आपने देखा हो कि बीच में कोई तीसरा व्यक्ति भी बोलने लगता है, ऐसी स्थिति बनती है ना। तो ये रीज़न बस इसका यही है। तो आप चीज़ समझ लो, यहाँ पे जैसे यहाँ पे आती ई पर, तो ई पर आप देखोगे तो यहाँ पे सीधा जाएगी, टकराएगी, फिर पुनः वापस आएगी, इस प्रकार। तो ये जो आप देखोगे तो यहाँ पे आप डालो अविलंब, ये जैसे अविलंब डालते हो, राइट। अविलंब जैसे ही डालोगे तो अविलंब पे हमेशा याद रखना जो आपतन कोण है, आपतन अगर कोण है तो आपतन कोण आप देखोगे जितना आप बढ़ाओगे तो क्रांतिक कोण है उतना नीचे आएगा, राइट। जैसे एक एग्जांपल ले लो, ऐसे अब जैसे कि हमने कोई चीज़ है, यहाँ से आपतन कोण है, राइट, यहाँ से डाला तो वो ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा, ये फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, ऐसा जाएगा, राइट। तो ये आपका पूर्ण परावर्तन ऐसा नहीं है, ये भी पूर्ण परावर्तन है। तो ये आपका डिपेंड करेगा आपतन कोण पर। आपतन कोण माने मतलब आने वाला, और ये होता है आपका जैसे क्रांतिक कोण। एक होता है आपतन कोण, एक होता है क्रांतिक कोण। आपतन कोण में और जैसे वृद्धि करोगे तो ये इतनी वृद्धि है, अब यही यहाँ से ले जाओगे तो यहाँ पे जाते हुए भी ऐसा आ जाएगा, ऐसा आएगा, राइट, आएगा, ठीक है। तो आप और वृद्धि करो यहाँ से तो ऐसे करके फिर ये ऐसा आएगा। तो आप ये देखो, ये वाली दिशा देखो, ये आप देखोगे तो यहाँ पे ये अवलंब डालो तो ये क्या है हमारा क्रांत आपतन कोण, और ये क्या है हमारा, ये है आपतन कोण। तो आप देखोगे कि अवलंब पे डालने वाला, अगर कोई अवलंब पे अगर किसी रेखा पे अगर हम अवलंब डालते हैं और आपतन कोण गुजारते हैं, और आपतन कोण और क्रांतिक कोण इनके बीच का जो मान है ना, जो मान है वो रेखा डिपेंड करता है कि यहाँ की रेखा किस प्रकार की है, राइट। रेखा किस प्रकार की है, रेखा अगर तिरछी है तो आपतन कोण इनमें भिन्नता देखने को मिलेगी, अगर रेखा ठीक है तो आपतन कोण और क्रांतिक कोण है वो भी एक समान देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आपतन कोण तभी पड़ेगा जब कोई प्रकाश की किरण है अगर किसी वस्तु पर टकराती है, वो पूर्ण रूप से वापस आ जाती है, पूर्णतया वापस आती है, तो उसे बोलते हैं पूर्ण परावर्तन। और वैसे आप जानते हो पूर्ण परावर्तन यहाँ पे नहीं होता है, वो वैसे पूर्ण परावर्तन तो हो जाएगा, लेकिन इसे इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि यहाँ पॉलिश नहीं होता है ना, यहाँ आयन मंडल में पॉलिश तो होता नहीं, क्योंकि आप जानते हो कि ये ऊपर आप अगर पॉलिश करते हो, राइट, तो यहाँ पे अगर आप टकराओगे तो यहाँ पे पॉलिश है, ऊपर जाएगी नहीं, भाग के नहीं जा पाएगी, तो ये पुनः वापस आ जाएगी। तो यहाँ ये पॉलिश है, लेकिन यहाँ पे आयन मंडल में पॉलिश तो पाई नहीं जाता है, फिर भी पूर्ण परावर्तन होता है। तो इसे हम पॉलिश के आधार पर तो नहीं कह सकते पूर्ण परावर्तन, वैसे पूर्ण परावर्तन होता है। तो आप ये बेसिक आप कॉन्सेप्ट समझ सकते हो। तो ये आयन मंडल की विशेषता होती है, और ये रेडियो संचरण में विशेषता देखने को मिलेगी, ठीक है। तो आप जानते हो कि जो लियो ऑर्बिट होते हैं ना, जो लो अर्थ ऑर्बिट, लो अर्थ ऑर्बिट आपने देखे हो, ये भी देखने को मिल जाते हैं, 600 किलोमीटर तक होते हैं ऊपर। तो लियो यानी किसे बोलते हैं, लो अर्थ ऑर्बिट। इसके ऊपर आप जानते हो तो इसके ऊपर भी आपको मिलेंगे पोलर जैसे ध्रुवीय उपग्रह, ठीक, ध्रुवीय उपग्रह। ध्रुवीय उपग्रह आप जानते हो ध्रुवों की ओर इस प्रकार से चलते हैं, जैसे कि हमारी ये पृथ्वी है, ये ध्रुवों से इस प्रकार से चलते हैं। इसके बाद भी सैटेलाइट होती हैं, वो इस प्रकार से चलती हैं, इसके अपोजिट, राइट। और जबकि सैटेलाइट के ऊपर भी आप देखोगे 36,000 किलोमीटर अगर ऊपर जाओगे तो सैटेलाइट पाई जाती है, वहाँ पे आप देखोगे तो पूरा जो संचरण है वहीं से चलता है, नीचे से भी चलता है, ऐसी बात नहीं, नीचे से भी चलता है, जो आयन मंडल जो पाया जाता है वहाँ से भी चलता है। लेकिन आप देखोगे कि 36,000 किलोमीटर जब ऊपर जाओगे तो ऊपर का बहिर्मंडल है, बहिर्मंडल में 36,000 किलोमीटर ऊपर जाओगे तो वहाँ आयन क्रिया सबसे ज़्यादा पाई जाएगी। तो वहाँ से संपूर्ण जितना भी आप सैटेलाइट फोटो खींचते हो, और जब ऐसे 36,000 किलोमीटर जब ऊपर जाओगे तो यहाँ से आप अगर देखोगे तो फिर ये घूमता नहीं है। आप देखना 36,000 किलोमीटर ऊपर अगर कोई सैटेलाइट है,
36,000 किलोमीटर ऊपर अगर कोई सैटेलाइट है तो वो सैटेलाइट आपको घूमती नजर नहीं आएगी, घूमती नजर नहीं आएगी, क्योंकि वो स्थिर रहेगी वहाँ स्थिर, क्योंकि सैटेलाइट 36,000 ऊपर किलोमीटर सैटेलाइट स्थिर हो जाती है, वो घूमती नहीं है। वहाँ से संपूर्ण पृथ्वी का वो क्या कर लेगी, मैपिंग कर लेगी, मापन कर लेगी पूरी, समझ रहे हो। तो वो घूमती नहीं है फिर 36,000 किलोमीटर ऊपर। तो यहाँ तक पहुँचाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए सैटेलाइट है, रूस है, अमेरिका है, उन्होंने भेज रखी हैं। चलिए, तो उम्मीद करते हैं ये कुछ आपकी बेसिक चीज़ें हैं। तो वायुमंडल है, तो वायुमंडल आपको बता ही दिया है कि यहाँ से आप जाओगे तो वायुमंडल में तापमान है वो एक समान रूप से वृद्धि होता जाता है, उसमें जिगजैग तरीके से कोई वृद्धि नहीं होती है, ना कमी ना ज़्यादा नहीं होता, वो एक समान रहता है ऊपर साइड में। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, बढ़िया लगा होगा, अच्छे से समझ में आया होगा, राइट। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके, और लेक्चर को पूरा देखना, लेक्चर को पूरा ही देखें तभी बेहतर रहेगा। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। चलो, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे की क्लास पढ़ेंगे, काफ़ी लंबा लेक्चर हो गया है।